अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है कहानी सीरीज निशात। लास्ट एपिसोड। अगले दिन मैं बाहर से घर पहुंचा तो आमिर ने मुस्कुराते हुए इतला दी, गुलनार ने फोन किया था। किसे? तुम्हें? मैंने चौंक कर पूछा। नहीं, वो तुमसे गुफ्तगू करना चाहती थी, मगर मैंने अच्छी तरह उसकी तबीयत साफ कर दी। ओह, ये तुमने बहुत बुरा किया। कहीं वो अहमक लड़की कोई खतरनाक इकदाम न कर गुजरे, मैंने परेशानी से कहा। आमिर की इतला सचमुच मेरे लिए काफी तशवीशनाक साबित हुई थी। मुझे उसकी परवाह नहीं है, बल्कि सच पूछो तो मैं उसका इबरतनाक अंजाम देखना भी चाहता हूँ। ये गुलनार वही तो है जिसने माजी में किसी जहरीली नागिन की तरह मेरी मोहब्बत को डस लिया था। ऐसी सूरत में तुम खुद सोचो, मुझे उससे क्या हमदर्दी हो सकती है? बल्कि मैं तो उससे मुतनफ़र हूँ। मैंने गुफ्तगू ख़त्म कर दी और उस रात मैं घंटों अपने बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। ये एक नई उलझन थी जिसने मुझे परेशान और मुस्तरिब कर रखा था। एक तरफ आमिर था और निशात थी, सदियों से बिछड़ी हुई, हिजर फराक की आग में जलती हुई दो रूहें। और दूसरी तरफ गुलनार का वजूद। मैं अब यकीन के साथ नहीं कह सकता कि कभी वह सचमुच अहमदनगर की शहजादी थी या नहीं, लेकिन अगर ऐसा था भी और मुराद को उसी की साजिश की बदौलत निशात से हाथ धोना पड़े थे, तो भी उसका मौजूदा रूप ऐसा नहीं था कि उससे नफरत की जाती। इसके बरक्स मेरे ख्याल के मुताबिक वो हमदर्दी के मुस्तहिक थी और उससे संगदिले का बर्ताव किसी तरह जायज़ नहीं था। मैं सोचता रहा, यहाँ तक कि नींद आ गई और मैं सो गया। सुबह भी मैं और आमिर नाश्ते से फारिग नहीं हुए थे कि कामरान आ गया। उसकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी, चेहरा मगमूम और वहशत ज़दा हो रहा था और बाल खुश्क और बेतरतीब थे। उसे इस हाल में देखकर यकबारगी मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। लेकिन इससे पहले कि जहन किसी फैसले पर पहुंचता, कामरान के होंठों से एक दिल खराश चीख बुलंद हुई और वह मुझसे लिपट कर किसी मासूम और जज्बाती बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा। अगले ही लम्हे मेरे जहन में खुद ब खुद सारी बात आ गई। मेरी नज़रों के सामने गुलनार का मुर्दा चेहरा घूम गया और मेरी आंखों के गोशे नम हो गए। दूसरी तरफ आमिर भी अपनी जगह पर बिल्कुल भौंचका होकर रह गया था। असल बात यकीनन उसकी समझ में भी आ गई थी, मगर शायद वो इसके लिए तैयार नहीं था। कामरान नन्हे मुन्ने बच्चों की तरह सिसक सिसक कर और बिलक बिलक कर रो रहा था। हम फिर भी खामोश रहे। क्या बात है कामरान, खैरियत तो है ना? जमाल भाई, उसने सिसकियों और हिचकियों के दौरान कहा। गुलनार? गुलनार क्या हुआ उसे? वो मर गई जमाल भाई। उसने खुदकुशी कर ली। और फिर वो आमिर से लिपट कर रोने लगा। आमिर मेरे भाई, मेरी बहन ने खुदकुशी कर ली। आमिर ने कुछ कहने की कोशिश की, मगर उसके होंठ महज कपकपा कर रह गए। खुद मैं भी अपने आप में उसे तसल्ली देने की हिम्मत नहीं पा रहा था। ये ज़रूर था कि गुलनार की मौत की जिम्मेदारी मुझ पर नहीं आयद की जा सकती, लेकिन इसके बावजूद मैं खुद को चोर सा महसूस कर रहा था। और यही हालत आमिर की थी। कामरान फूट फूट कर रो रहा था, मगर हम दोनों अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल खामोश थे। मेरी आंखों के सामने बदस्तूर अहमक और जज्बाती लड़की का मुर्दा चेहरा घूम रहा था। उसने जो कुछ कहा था उसी पर अमल कर बैठी। वैसे एक बात ज़रूर थी, और वो ये कि कामरान को बहन की मौत के सबब का इल्म नहीं था। दूसरी सूरत में मेरा ख्याल है कि वो उस शख्स से जिस पर उसकी बहन की मौत बिलवास्ता जिम्मेदारी आयद होती थी, यूं लिपट कर ना रोता, बल्कि शायद उसने आमिर की शक्ल ही ना देखी होती। कुछ देर बाद हम कामरान के साथ उसके घर के लिए रवाना हुए। मेरा जहन मुतवातिर गुलनार के बारे में सोच रहा था। और फिर एक और बात मेरे दिमाग में पैदा हुई, कुदरत के खेल भी कैसे निराले होते हैं। निशात के बयान के मुताबिक गुलनार अगर जहांरा का ही दूसरा रूप थी, तो किस कदर इबरतनाक हुआ था उसका अंजाम। वो जिसके अबरू के इशारों पर लोगों की मौत और जिंदगी के फैसले हो जाते थे, और जिसने निशात को किसी हकीर और बेजान पत्थर की तरह अपने रास्ते से लुढ़का दिया था। जब दूसरी मर्तबा क्यूपिड के तीर का शिकार हुई तो खुद उसे अपनी ही जान से हाथ धोना पड़े। बेचारी बदनसीब लड़की, खुदा उसकी मगफिरत करे। अब तक कामरान के घर पर उसके चंद और भी दोस्त और अजीज जमा हो चुके थे। गुलनार की लाश उसकी ख्वाबगाह में बिस्तर पर मौजूद थी, सफ़ेद उजली चादर से ढकी हुई। चंद लम्हों तक मैं उसे मगमूम नज़रों से देखता रहा, फिर कमरे से बाहर निकल आया। उस कमरे में अब रहा भी क्या था? गुलनार तो अपनी मोहब्बत के हाथों हमेशा की नींद सो चुकी थी। दिल गिरफ्तगी के आलम में मैं आमिर के करीब पहुंचा। वो भी खासा उदास और अफसरदा नजर आ रहा था। मुझे देखते हुए उसने पस मुर्दा से मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझे इस लड़की से नफरत थी, लेकिन यकीन करो कि मुझे इसकी मौत का बेहद अफसोस है। बेहद जज्बाती और सरफिरी थी वो, माजी की तरह, जब वो अहमदनगर की शहजादी थी। फिर ज़रा रुक कर वो बोला,
कहीं तुम मुझको ही उसकी मौत का जिम्मेदार तो नहीं समझते? अब इन बातों से कोई फायदा नहीं मेरे दोस्त। ठीक है, मुकद्दरात अटल होते हैं और उनसे मुफर किसी सूरत मुमकिन नहीं। मगर मुझे अपना सर चकराता हुआ महसूस हो रहा है जमाल। मैं यहाँ से चला जाना चाहता हूँ। मैंने जरा चौंक कर उसकी तरफ देखा। कैसी बातें करते हो यार, गुलनार का नहीं तो कम अज कम कामरान का तो कुछ ख्याल करो। अपनी मर्जी के खिलाफ सही, लेकिन अभी तुम्हें ठहरना चाहिए। अच्छी बात है, मैं कोशिश करूंगा कि मेरी तबीयत ज्यादा ना बिगड़ने पाए। लेकिन खुदा के लिए खुले में चलो, हम कुछ देर लॉन में बैठेंगे। मैं आमिर का हाथ पकड़कर लॉन पर चलाया। अब तक एक लम्हे के लिए भी मेरे जहन से गुलनार का ख्याल नहीं निकल सका था। और फिर अचानक जब हम लॉन पर बैठे थे, मुझे ऐसा लगा जैसे वो हमारे करीब से गुजरती चली गई हो, हवा के किसी खुशगवार झोंके की तरह। बस एक सानिये के लिए मुझे उसका हसीन पैकर अपने करीब नजर आया था, और अगले ही लम्हे वो मेरी निगाहों से ओझल हो चुकी थी। हो सकता है कि मोहब्बत की इस पुरस्रार दास्तान को पढ़ने वाले मेरे इस मुशाहिदे को मेरे वहम पर महमूल करें, मगर यकीन कीजिए कि वो किसी तरह का वहम नहीं था, और उसकी सूरत एक लम्हे के लिए सचमुच मुझे नजर आई थी। ताहम मैंने आमिर से इस सिलसिले में एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। उसकी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं थी, और मेरी इतला को सुनकर वो यकीनन कुछ और परेशान हो जाता। मुझे ऐसा लगा कि जैसे हालात कोई नया और खौफनाक रुख इख्तियार करने वाले हों, और जैसे मेरे बईद तरीन अंदेशे बाहर सूरत रूनमा होकर रहेंगे। शाम के वक्त जनाजे का मुख्तसर सा जुलूस कब्रिस्तान की तरफ रवाना हुआ। कामरान की बहुत बुरी हालत थी, और वो हर हर कदम पर पिछाड़ें खा रहा था। लोग बमुश्किल उसे संभाले हुए थे। ऐसे ही लोगों में मैं भी था। फिर कुछ देर बाद जब गुलनार के जवान और खूबसूरत जिस्म को जमीन की गहराइयों में दफन किया जाने लगा, तो वो मुझे एक बार फिर नजर आई, बेहद मगमूम और अफसरदा। खुदा जाने उसकी ये हालत अपने जिस्म को जमीन में दफन होते देखने से हुई थी, या इस वजह से कि मौत को अपने गले का हार बनाकर उसने हमेशा हमेशा के लिए आमिर को अपने हाथों से खो दिया। बहरहाल उसे दोबारा देखकर मैं परेशान हुए बगैर न रहा। कौन जाने मुकद्दर अब कौन सा नया गुल खिलाने वाला था। एक बात तो तय थी, और वो ये कि गुलनार अपनी मौत के बाद भी इसी दुनिया में मौजूद थी, ख्वाह एक रूह की शक्ल में ही सही। कैसा अजीब ख्याल था ये, मगर किस कदर दुरुस्त और नाकाबिले तरदीद। शाम ढले हम कब्रिस्तान से रुखसत हुए। आमिर चूंकि बुरी तरह मुजमहिल और निढाल नजर आ रहा था, लिहाजा उसे साथ लेकर मैं जल्द ही व्हाइट हाउस की तरफ रवाना हो गया, जहां गुलनार का आखिरी खत हमारा इंतजार कर रहा था। लिफाफे के गोशे पर बदनसीब लड़की का नाम देखकर मैंने उसे खामोशी के साथ आमिर की तरफ बढ़ा दिया, क्योंकि पते के ऊपर उसी का नाम दर्ज था। आमिर चंद लम्हों तक लिफाफे को उलट पलट कर देखता रहा, फिर एक तवील सांस लिया और उसे चाक करके अंदर रखा हुआ खूबसूरत कागज निकाल लिया। मैंने देखा कि उसकी नज़रें जल्द ही खत की तहरीर पर दौड़ गईं, और फिर उसने वो खत मेरी तरफ बढ़ा दिया। हल्के नीले रंग के कागज पर सिर्फ चंद सतरें तहरीर थीं। आमिर मेरे महबूब, तुम्हारी तरफ से मायूस होकर और तुम्हारे हाथों तहकीर और तजलील का शिकार होने के बाद मैं अपने आप को हंसते खेलते मौत के हवाले कर रही हूँ, क्योंकि एक शिकस्त खुर्दा लड़की की तरह जीने से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। ताहम एक बात अच्छी तरह याद रखना कि मैं मोहब्बत में नाकाम होकर मर रही हूँ, मगर तुम्हें ज़िंदगी की आखिरी सांसों तक चैन और सुकून का कोई लम्हा मुयस्सर नहीं आएगा। मैं जा रही हूँ वहाँ जहाँ से कभी कोई वापस नहीं आता, लेकिन मेरी रूह उस वक्त तक तुम्हारे आसपास मंडलाती रहेगी, जब तक कि तुम्हारी ज़िंदगी की आखिरी सांस भी पूरी नहीं हो जाती। या अगर ऐसा नहीं हो सका तो मेरी रूह तुम्हारा इंतज़ार करेगी। बहरहाल एक न एक दिन तुम्हें आना ही पड़ेगा। याद रखो मेरे महबूब कि तुम मेरे और सिर्फ मेरे लिए पैदा हुए हो, और दुनिया की कोई और लड़की क़यामत तक तुम्हें अपनाने में कामयाब नहीं हो सकेगी। तुम्हारी गुलनार। खत की तहरीर ख़त्म करते करते मेरी आंखों के सामने बेख्तियार गुलनार की सूरत घूम गई, और दिलो दिमाग पर एक बोझ सा तारी हो गया। उसी रात मैंने एक किताब में पढ़ा, अगर इंसान किसी खास मकसद के हसूल की जद्दोजहद करता हुआ मौत की आगोश में चला जाए, तो उसकी रूह मौत के बाद भी बेचैन और बेकरार रहती है, और उसे उस वक्त तक सुकून मुयस्सर नहीं आता जब तक उसका मकसद पूरा ना हो जाए। क्या निशात गुलनार की रूह की मौजूदगी को बर्दाश्त कर लेगी, जबकि निशात ने खुद को सिर्फ एक रूह तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। ऐसी सूरत में आमिर को गुलनार की तरफ से कोई खतरा दरपेश नहीं हो सकता था, क्योंकि किताब के मुताबिक रूह महज उस वक्त तक कुछ करने पर कादिर होती है जब तक जिस्म की कैद में है। जिस्म की कैद से रिहाई हासिल करने के बाद वो एक खामोश तमाशाई से ज़्यादा कुछ नहीं होती। चुनाचे उसे खौफजदा होना बेकार है। इस नतीजे पर पहुंचने के बाद मैंने इत्मीनान का सांस लिया। उस वक्त मैं नहीं जानता था कि मेरी ये खुशफहमी किस कदर अहमकाना थी। गुलनार की मौत के चौथे रोज़ हम लक्ष्मीपुर के लिए रवाना हो गए।
इससे पहले मैं और आमिर अहमदनगर के खंडरात और झील पर गए, जहां आमिर एक पहाड़ी टीले पर बैठकर बड़ी देर तक अपनी वीरान और मुस्तरिब निगाहों से निशात को तलाश करता रहा। मगर जैसा कि वो कह कर गई थी, उसका मरमरी पैकर इस जगह से कहीं बहुत दूर जा चुका था। शायद उन पहाड़ों पर जो हर वक्त बर्फ से ढके रहते थे और जहां वैशी और जंगली अकवाम आबाद थी। लक्ष्मीपुर पहुंचकर मैंने बैंक से रुपया निकलवाया, सफ़र के लिए ज़रूरी अशिया खरीदी और अपनी खतरनाक और पुरस्रार मुहिम पर रवाना होने की तैयारियां करने लगे। आमिर अपने शहर जाकर खुद भी कुछ रुपया हासिल करना चाहता था, लेकिन मैंने उसे बाज रखा क्योंकि मेरे पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी और मैं अपने और आमिर के सरमाए में किसी तरह का फ़र्क नहीं समझता था। फिर भी उसने बजरिया टेलीफोन अपने बैंक को हदायत कर दी कि वो उसकी रकम का एक हिस्सा लक्ष्मीपुर ब्रांच में मुंतकिल कर दे, और बिल आखिर उसने ये रकम बैंक की मुकामी शाख से वसूल कर ही ली। तीसरे रोज़ हम लक्ष्मीपुर से रवाना हो गए। ट्रेन में सवार होते वक्त आमिर के रुएं रुएं से मुसर्रत फूटी पड़ रही थी, जबकि मेरा दिल किसी नामालूम सबब से बैठा जा रहा था। ट्रेन की रवानगी के वक्त मैंने अलविदाई नज़रों से रेलवे स्टेशन की खूबसूरत इमारत और उसके प्लेटफॉर्म का जायजा लिया। कौन जाने मेरी किस्मत में दोबारा इन चीज़ों को देखना लिखा था या नहीं। ट्रेन अब प्लेटफॉर्म की हदूद से निकलकर यार्ड में फराटे भर रही थी। जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया, लक्ष्मीपुर से जुदाई के एहसास से मेरा दिल बुरी तरह बैठा जा रहा था। दफअतन मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने सरगोशियाना अंदाज में मेरे कान में कहा हो, घबराओ मत, तुम्हारा शहर तुमसे हमेशा के लिए दूर नहीं हो रहा। इस सरगोशी के साथ ही मैं बड़े जोर से चौंक पड़ा। आवाज़ यकीनन निशात की ही थी, लेकिन वो कहाँ थी। मैंने खूब आंखें फाड़ फाड़ कर अपने गिरदोपेश का जायजा लेना शुरू किया, मगर वो कहीं होती तो नजर आती भी। हद तो यह है कि मुझे उस खुशबू तक का एहसास ना हो सका जो हमेशा उसकी मौजूदगी की दलील हुआ करती थी। तो क्या वो सरगोशी मेरे वहम का नतीजा थी? मैं सोचता रहा और ट्रेन तेजी के साथ अपनी मंजिल की तरफ फराटे भरती रही। और अब हम कुतबे जनूबी के करीब दुनिया की आखिरी आबादी में थे। ये मुकाम अगरचे कुतबे जनूबी से कुछ फासले पर था, ताहम सर्दी नाम पूछ रही थी। बर्फबारी का सिलसिला मुसलसल जारी रहता था और फिजा में चारों तरफ तैरती हुई बर्फ की वजह से थोड़ी दूर के फासले पर मौजूद चीज़ भी साफ तौर पर नजर नहीं आती थी। मुकामी लोग तो खैर इस मौसम के आदी थे, लेकिन हम लोगों की हालत देखने के काबिल थी। सारा दिन उस मामूली सी सराय के गंदे और बोसीदा कमरे में कंबलों में लिपटे हुए कोयलों की अंगीठी के सामने बैठे रहते। बाहर निकलने की हिम्मत बड़ी मुश्किल से पड़ती थी। एक तो बर्फबारी और दूसरा वो अंधेरा जो फिजा में हर वक्त तैरता रहता था। नथनों में कमरे से बाहर निकलते ही अजीब सी तकलीफ, और सरों पर मौजूद ऊनी टोपियों और लिबास पर देखते ही देखते बर्फ के जर्रात जमा हो जाते। शुरू में तो आमिर इंतहाई सब्र सुकून का मुजाहरा करता रहा, लेकिन जूं जूं दिन गुजरते गए उसकी बेचैनी और बेकरारी बढ़ती गई। और फिर एक रोज़ उसने मुझसे कह दिया, जमाल, आखिर हम लोग इस सराय में कब तक हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? ये बात मैंने भी सोची है, मैंने सिगरेट का धुआं होंठों से मुंतशिर करते हुए जवाब दिया। दरअसल हम लोग सही वक्त पर यहाँ नहीं पहुँचे हैं। मेरा ख्याल है अभी हमें कई महीने इस मुकाम पर ठहरना पड़ेगा। कई महीने? क्या कह रहे हो जमाल? ठीक ही कह रहा हूँ, मैंने मुकामी लोगों से मालूम किया था। उनके कहने के मुताबिक मौसम तब्दील हुए अभी सिर्फ 2 माह का अरसा गुजरा है और अगली तब्दीली 4 महीने से पहले रून माह नहीं होगी, मैंने आमिर को बताया। 4 महीने? मेरे खुदा, क्या 4 महीनों की मुद्दत कम होती है जमाल? और मौसम की तब्दीली से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम बर्फबारी खत्म होने का इंतजार करना चाहते हो? जाहिर है मैं बर्फ में अपनी कब्र बनवाना पसंद नहीं करूंगा, मैं मुस्कुराया। ठीक है, मैं खुद भी तुम्हें मजीद मुसाइब में मुब्तला करना नहीं चाहता। तुम शौक से इस जगह ठहरो या चाहो तो वापस चले जाओ, लेकिन मैं अब ज्यादा इंतजार नहीं करूंगा। बर्फबारी का क्या भरोसा है, हो सकता है 4 माह बाद भी बंद ना हो। चुनाचे इसके खात्मे का इंतजार करना फजूल ही होगा। बेवकूफ़ी की बातें मत करो, हम अभी कुतबे जनूबी के इलाके से काफ़ी फासले पर हैं। लेकिन जब इसी जगह ये हाल है तो आगे क्या होगा? मुझे फिक्र नहीं है। अगर मेरे मुकद्दर में इस बर्फिस्तान में जिंदा दफन होना ही है तो दुनिया की कोई ताकत मुझे इससे रोक नहीं सकेगी। दूसरी सूरत में मैं अपनी निशात के पास पहुंच जाऊंगा, वो मेरा इंतजार कर रही है। मैं जानता हूं, लेकिन इस खतरनाक मौसम में आगे बढ़ने का मतलब मौत को आवाज़ देने के अलावा कुछ नहीं हो सकता। मैदानों और पहाड़ों पर कई कई फुट मोटी बर्फ की तह जमी हुई है। ऐसे में कोह पैमाई का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन जमाल, निशात मेरा इंतज़ार कर रही है और इंतज़ार का एक एक लम्हा एक एक सदी की तरह गुजरता है। क्या तुम ये चाहते हो कि मुसलसल इंतज़ार का कर्ब उसे पागल कर दे? नहीं मेरे दोस्त, मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम सही सलामत उसके पास पहुँच जाओ। इंतज़ार के लम्हात यकीनन बेहद तकलीफ दे और करमनाक होते हैं, मगर मायूसी का एहसास उससे कहीं ज़्यादा तकलीफ दे और करमनाक होता है।
फिर क्या तुम ये चाहते हो कि हम जल्दबाजी के नतीजे में बर्फ़ में दफन हो जाएं और वो हमारे इंतज़ार करते करते आखिरकार मायूस हो जाए? लेकिन अगर ऐसा हुआ तो क्या तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उसका क्या हाल होगा? तुम इतने अहमक तो नहीं हो आमिर कि इतनी मामूली सी बात भी ना समझ सको, या तुम जानबूझकर उसकी जान लेना चाहते हो? क्या बकते हो? तुम्हारा दिमाग तो दुरुस्त है, उसने मुझे घूरते हुए नाखुशगवार लहजे में कहा। मैंने उसकी इस बात का फौरन ही कोई जवाब ना दिया, चंद लम्हों तक मुस्कुराता रहा, फिर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, अकल से काम लो आमिर। अपनी मौत को जानबूझकर आवाज़ देने से कोई फ़ायदा नहीं, निषाद का ही ख्याल करो। वो अपने सीने में ना जाने कितनी उम्मीदें और कितने अरमान छुपाए तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता तुम उस तक ना पहुंच सके तो उसकी सारी उम्मीदें और सारी आरजुएं दम तोड़ देंगी, और फिर मायूस होने के बाद वो ना जाने क्या कर डाले। वो मुस्तरिब अंदाज में खड़ा हो गया। ये तुम क्या कह रहे हो जमाल? तुम्हारी बातें किसी दिन मुझे पागल कर देंगी। मैं आखिर क्या करूं? ना जाने अभी वो मुझसे कितनी दूर है। घबराओ मत मेरे दोस्त, मुझे निषाद के अल्फाज पर यकीन है। उसने कहा था कि फासले ख्वाह कितने ही तकलीफ दे क्यों ना हो, एक रोज़ उन्हें ज़रूर ख़त्म होना पड़ेगा। लिहाजा तुम्हें बिला वजह परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जल्द या बदेर हम उस तक ज़रूर पहुंच जाएंगे। खुदा करे तुम्हारा कहना गलत ना साबित हो। मेरा कहना दुरुस्त साबित होगा। और अब आओ कुछ देर हॉल में चलकर बैठें। मैं इस वक्त कॉफ़ी पीने के मूड में हूँ। मैं आमिर को साथ लेकर हॉल में पहुंच गया। हॉल के एक गोशे में दरवाजे के करीब एक बड़ा सा काउंटर मौजूद था, जिसकी दूसरी तरफ उस वक्त सराय के मालिक की इकलौती लड़की नजर आ रही थी। हमें देखकर वह मखसूस पेशावराना अंदाज में मुस्कुराई और मैं रस्मी तौर पर जवाबन मुस्कुराता हुआ एक खाली मेज़ की तरफ बढ़ गया। हॉल की ज़्यादातर मेज़ें उस वक्त भरी हुई थीं। हर तरफ प्यालियों में से भाप बुलंद हो रही थी और फिर तंबाकू का धुआं चकराता फिर रहा था। नीम बरहना लिबास में मलबूस एक नौमर वेट्रेस हमारे करीब आकर खड़ी हो गई। मैंने उसे कॉफ़ी का ऑर्डर दिया और हॉल में मौजूद दूसरे लोगों का जायज़ा लेने लगा। फिर मेरी निगाहें खिड़कियों की तरफ उठ गईं, जिनके शीशों के दूसरी तरफ बर्फ़ के ज़र्रात फिज़ा में धुनकी हुई रुई की तरह तैरते फिर रहे थे। कुछ देर बाद कॉफ़ी आ गई और अभी हम दोनों कॉफ़ी पी ही रहे थे कि एक तीसरा शख्स हमारे करीब आकर खड़ा हो गया। उससे कुछ देर हॉल में बैठने के लिए मुनासिब जगह की ज़रूरत थी। मैंने उसे अपने साथ बैठने की इजाज़त दे दी और वो मेरा शुक्रिया अदा करके चुपचाप एक खाली कुर्सी पर बैठ गया। मैंने वेट्रेस से मज़ीद कॉफ़ी के लिए कहा, जो जल्दी आ गई, और अजनबी मेरा शुक्रिया अदा करके उसके छोटे छोटे घूंट हलक से उतारने लगा। फिर चंद घूंट लेने के बाद उसने कहा, मेरा नाम आइजिक है और मैं इस कस्बे में टूटे फूटे फर्नीचर की मरम्मत करता हूँ। अब से 3 रोज़ पहले जब मैं यहाँ आया था उस वक्त भी आप दोनों नज़र आए थे। मैंने सोचा था कि आपका तारुफ हासिल करने की कोशिश करूँ, लेकिन आप जल्द ही अपनी मेज़ से उठकर बाहर चले गए। मैंने अपना और आमिर का तारुफ करवाया और आइजिक ने बारी बारी बड़ी गर्मजोशी से हमारे हाथों को दबाते हुए कहा, बेहद खुशी हुई आप लोगों से मिलकर। मेरा ख्याल है कोई बेहद खास काम आप दोनों को लेकर यहाँ आया होगा। दरअसल इस मौसम में बस कभी कभार ही कोई अजनबी इस कस्बे का रुख करने की हिम्मत कर पाता है। यकीनन ऐसा ही होता होगा। ऐसा ही होता है जनाब। दरअसल इस कस्बे का मौसम खुदा की पनाह। मगर ठहरिए, कहीं आप इस इलाके में बर्फबारी देखने तो नहीं आए हैं? मगर नहीं, अगर ये बात होती तो किसी वक्त तो आप सराय से बाहर नजर आते। हम लोग इस इलाके के पहाड़ों को देखने के लिए आए हैं। घरों से रवानगी के वक्त हमारे फरिश्तों ने भी नहीं सोचा था कि इस इलाके में इस कदर शदीद बर्फबारी का दौर दौरा होगा। मैंने जवाब दिया। आइजिक चंद लम्हों तक मुझे और आमिर को तहय्युर आमेज और उलझी हुई निगाहों से देखता रहा। फिर ऐसे लहजे में जिसमें हल्के से खौफ की आमेजिश भी मौजूद थी, क्या आपका मकसद सचमुच इस इलाके के पहाड़ों की सैर है? हाँ, मगर तुम इस कदर हैरान और परेशान क्यों नजर आ रहे हो? मैंने ज़रा बेतकल्लुफ़ी से पूछा। इसलिए जनाब कि वो पहाड़ इस जगह से मीलों दूर और बेहद खतरनाक हैं। इस इलाके में हर वक्त बर्फ़ गिरती रहती है और उस तरफ जाने का मतलब अपनी मौत को आवाज़ देने के अलावा कुछ नहीं हो सकता। क्या पहले भी कुछ लोग उस तरफ जा चुके हैं? मैंने दिलचस्पी से पूछा। क्यों नहीं, मगर उनमें से आधे भी वापस नहीं आ सके। मैं सच कहता हूँ जनाब कि उन पहाड़ों पर हर वक्त मौत रक्स किया करती है। आइजिक पुरजोश लहजे में बोला। फिर ज़रा रुककर उसने कहा, मुझे आपके ज़ाती मामलात में दखल देने का कोई हक तो नहीं, तहाँ मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि बराए मेहरबानी इस ख्याल को फ़ौरन जहन से निकाल दें। कम अज़ कम बर्फबारी बंद होने से पहले तो आपको भूल कर भी इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। तुम गलत समझे हो, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हम बर्फबारी बंद होने के बाद ही उस तरफ जाएंगे। मगर क्या तुम्हारे ख्याल में उस वक्त वहां हमारे लिए कोई खतरा नहीं होगा? खैर, ये तो नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता ये ज़रूर है कि खतरात निस्बतन कम हो जाएंगे, बशर्ते कि आपने बर्फ़ पर बहुत ज़्यादा आगे जाने या पहाड़ों पर चढ़ने की कोशिश की। वो पहाड़ बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं और उन पर चढ़ना किसी तरह मुमकिनात में से नहीं हो सकता।
तब फिर हम उन पर चढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन इस जगह से उनका फासला अंदाजन कितने मील होगा? कम से कम 50 मील। बर्फबारी बंद होने के बाद अगरचे वो इस जगह से बिल्कुल साफ नजर आते हैं और कोई नहीं कह सकता कि वो यहाँ से इस कदर तवील फासले पर होंगे। लेकिन वो बहुत ज़्यादा दूर हैं जनाब। उनकी चोटियों पर हर वक्त बर्फ़ गिरती रहती है और दिन का उजाला बस कभी इत्तफाकन ही उन तक पहुँच पाता है, आइज़ैक ने जवाब दिया। फिर मैंने उससे कुछ और सवालात किए, लेकिन कोई एक सवाल भी ऐसा साबित नहीं हुआ जिसका जवाब हमारे लिए उम्मीद अफजा होता। थोड़ी देर बाद हम अपने कमरे में आ गए। आमिर ने कहा, तुमने आइज़ैक की बातें सुनी। मेरा ख्याल है तुम्हें कम अज़ कम एक दफ़ा ज़रूर अपने फ़ैसले पर अच्छी तरह गौर कर लेना चाहिए। मैं इसके लिए तैयार हूँ, बशर्ते कि तुम भी ऐसा ही कर सको। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। क्या मतलब? आमिर मुझे घूरता हुआ बोला। तुम्हारे ख्याल में मौत का खौफ मेरी राह में किसी तरह की रुकावट बन सकता है? अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। निशात उन पहाड़ों पर मेरा इंतज़ार कर रही है और मैं किसी भी कीमत पर उसे मायूस करना पसंद नहीं करूँगा। वो अपनी कोशिशों के नतीजे में मुझे मौत को ही गले लगाना पड़े। फिर ज़रा रुक कर बोला, उसके बगैर मैं ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता दोस्त। चुनाचे मुझे उसके पास जाना ही होगा। और सच पूछो तो मैं अब तक कभी का आगे बढ़ गया होता, बशर्ते कि तुम मेरे साथ मौजूद ना होते। मैं जानता हूँ, लेकिन अगर तुम अपने फैसले पर नज़रसानी नहीं कर सकते तो मैं भी मजबूर हूँ। हम दोनों साथ साथ ही निशात तक पहुँचने की कोशिश करेंगे, यहाँ तक कि मौत मुझे तुमसे जुदा ना कर दे। ये मेरा आखिरी और अटूट फैसला है जमाल। आमिर जज्बाती होकर मुझसे बेख्तियार लिपट गया। मैंने भी उसे अपने बाजू में लेकर भींच लिया। बड़ा जज्बाती मरहला था। हमारी आंखें आंसुओं से लबरेज थीं और दिल मोहब्बत और दोस्ती के जज्बे से सरशार। उस रात हम बड़ी देर तक जागते और एक दूसरे से बातें करते रहे। सुबह जिस वक्त मेरी आंख खुली, आमिर बेदार हो चुका था और उसके चेहरे पर सोच के गहरे साए लहरा रहे थे। मुझे देखकर उसने अपने मखसूस अंदाज में मुस्कुराने की नाकाम कोशिश की। फिर दो सिगरेट सुलगाकर उनमें से एक मेरी तरफ बढ़ा दिया। क्या बात है? मैंने सिगरेट लेकर बगौर उसकी तरफ देखते हुए कहा। इस वक्त काफ़ी परेशान नजर आ रहे हो। आमिर ने पहले तो मुझे टालने की कोशिश की, फिर खफीफ सी मुस्कुराहट के साथ बोला, मुझे निशात के अल्फाज याद आ रहे हैं आमिर। उसने कहा था कि मुझे उस हासिद औरत की तरफ से मोहतात रहना चाहिए जिसने माजी में किसी जहरीली नागिन की तरह मेरी मोहब्बत को डस लिया था। यही वजह थी कि मैं उससे मुतनफ़र था और उसकी मौत के दिन मैंने इत्मीनान की सांस ली थी, मगर शायद वो गलती ही थी। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। उसकी मौत को करीब करीब 2 माह का अरसा हो चुका है और इस 2 माह के अरसे में उसका जिस्म यकीनन गलना शुरू हो गया होगा। फिर यकायक इस वक्त तुम्हें उसका ख्याल क्यों आया? मैंने आमिर से पूछा। रात को मैंने उसे ख्वाब में देखा था, आमिर ने बताया और मैंने इत्मीनान का सांस लिया। उसके अल्फाज सुनने के बाद मैं तो ये सोच सोच कर डर रहा था कि कहीं वह उसे आलम बेदारी में नजर ना आ गई हो, जिस तरह मुझे अपनी मौत के फौरन बाद और फिर तदफीन के वक्त नजर आई थी। ख्वाब में देखा था, मगर इसमें परेशान होने की क्या बात है? मुझे ऐसा लगता है आमिर, जैसे मेरा ये ख्वाब महज ख्वाब साबित नहीं होगा, जिस तरह मेरे पिछले ख्वाब हरफ बहरफ दुरुस्त साबित होते रहे हैं। ये कोई दलील नहीं हुई। आदमी अपनी ज़िंदगी में हज़ारों ख्वाब देखता है, लेकिन उनमें से बहुत कम ही सच्चे साबित होते हैं। मगर खैर, क्या देखा तुमने? अब मुझे तफसील याद नहीं। ताहम उसने कहा था कि अपनी मौत के बाद वह लम्हा भर के लिए भी मुझसे दूर नहीं हुई है और ये कि वो उस वक्त तक मेरे करीब ही मौजूद रहेगी, जब तक कि मेरी ज़िंदगी की आखिरी सांसें भी पूरी नहीं हो जाती। और उसने मुझसे ये भी कहा था कि मैं इन पहाड़ों का रुख ना करूं, क्योंकि उससे किसी तरह का फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा नहीं होगा? हाँ, उसके कहने के मुताबिक अगर हम लोग किसी न किसी तरह उस पहाड़ पर पहुंच भी गए जहां निशात हमारी मुंतज़िर है, तो भी मैं उसके हसूल में कामयाब नहीं हो सकूंगा। और ये कि जुदाई इस मर्तबा भी हम दोनों का मुकद्दर बन चुकी है। वो कह रही थी कि मैं उसके करीब पहुंचकर एक दफ़ा फिर उसे बहुत दूर हो जाऊंगा। मरने के बाद उसकी रूह मेरे और निशात के राज से वाकिफ हो चुकी है। लेकिन जमाल, क्या सब कुछ ऐसा ही होगा जैसा वो कह चुकी है? पागल हुए हो क्या? ये बात नहीं, मगर उसकी मनहूस पेशगोई क्या सचमुच गुलनार का कहा दुरुस्त साबित होगा? अहमकाना बातें मत करो। निशात तुम्हें बता चुकी है कि इस बार दुनिया की कोई ताकत तुम दोनों के दरमियान हायल नहीं हो सकेगी। ये तो ठीक है, लेकिन मुस्तकबिल के बाज तारीक गोशों तक उसकी निगाहें भी नहीं पहुंच सकी थीं। बहरहाल, ख्वाब ख्वाब होता है। गुलनार मर चुकी है और अब उसकी वजह से हमें कोई तशवीश लाहक नहीं हो सकती। इस ख्याल को भी जहन से निकाल दो कि वह तुम्हारा रास्ता रोक सकेगी। मैंने आमिर का बाजू थपथपाते हुए उसे तसल्ली देने की कोशिश की। हालांकि अगर सच पूछिए तो उसके इस ख्वाब ने मुझे भी काफ़ी परेशान कर दिया था और मेरे जहन में एक मरतबा फिर होलनाक अंदेशे जहरीले कीड़े मकोड़ों की तरह सरसराने लगे थे। ना जाने क्यों मेरा दिल कह रहा था कि आमिर का ख्वाब गलत नहीं हो सकता। कुछ देर बाद बात खत्म हो गई।
मगर आमिर उस रोज़ दिन भर खामोश और बुझा बुझा सा रहा। लेकिन दूसरे दिन उसकी परेशानी बहुत ज़्यादा कम हो गई और वह दिन भर मुझसे निशात के बारे में बातें करता रहा। निशात जो इस सराय से बहुत दूर किसी पहाड़ पर उसका इंतज़ार कर रही थी। सराय में और उसके बाहर जिसको भी हमारे इरादों का इल्म हुआ, उसने ना सिर्फ हैरत का इजहार किया, बल्कि हमें हमारे इरादों से बाज रखने की कोशिशें भी की। मगर जाहिर है उनकी इन कोशिशों का कोई मुस्बत नतीजा बरामद नहीं हो सका। आमिर पर निशात का भूत इस तरह सवार था कि उसे अपनी जान की भी परवाह नहीं थी। 3 महीने गुजर गए। बर्फबारी का जोर अब कुछ टूट चला था और आमिर की बेचैनी और बेकरारी गुजरने वाले हर दिन के साथ बढ़ती जा रही थी। आखिर जब एक दिन उसका असरार बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो मैंने उसे कहा, बस थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, अभी पहाड़ों पर और उनके दामन में बर्फबारी का जोर नहीं टूटा होगा। मेरा जवाब सुनकर वो बड़ी देर तक मुझसे उलझता रहा। ये धमकी भी दे दी कि अगर मैंने उसे ज़्यादा दिनों तक इस सराय में रोके रखा तो किसी रात मुझे सोता छोड़कर वो अकेला ही अपने सफ़र पर रवाना हो जाएगा। जाहिर है कि ये एक गैर मामूली धमकी थी। चुनाचे मैंने उसे वादा कर लिया कि बहुत जल्द आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी इंतजामात कर लूँगा और ये इंतजामात मुकम्मल होते ही हम अपने पुरस्कार और ख़तरनाक सफ़र पर रवाना हो जाएंगे। इससे अगली शब मैं आंखें बंद किए सोने की कोशिश कर रहा था कि ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे और आमिर के अलावा कोई और भी इस कमरे में मौजूद है, कोई गैर मरई और माफूकुल फितरत वजूद। आप खुद अंदाज़ा लगा सकती हैं कि इस एहसास के बाद मेरे दिल पर क्या गुजरी होगी। पहले तो मेरा ख्याल निशात की तरफ गया, लेकिन अगले ही लम्हे अक्ल ने उसकी तरदीद कर दी। निशात की आमद का पता तो बहुत दूर से महज उसकी मसूर कुन और पुरस्कार खुशबू से ही चल जाया करता था। चुनाचे अगर वो निशात होती तो इस वक्त ये सारा कमरा उस दिल फरेब खुशबू से महक रहा होता। लेकिन बंद कमरे में अगर निशात नहीं थी तो फिर कौन था? मेरा वहम या गुलनार? इस नए ख्याल के ज़हन में पैदा होते ही मेरी परेशानी बढ़ गई। चंद लम्हों तक मैं धड़कते हुए दिल के साथ बिल्कुल खामोश और बेहिस्सो हरकत पड़ा रहा। फिर तजस्सुस के फितरी जज्बे से मजबूर होकर एक आंख में एक खफीफ सी दराज पैदा कर ली। इत्तफाकन उस वक्त मेरा चेहरा आमिर के बिस्तर की तरफ ही था और अगर कोई सचमुच इस वक्त उसके करीब मौजूद था तो उसे देखने में मुझे किसी तरह की दुश्वारी नहीं हो सकती थी। और फिर अगले ही लम्हे मेरे ख्याल की तस्दीक हो गई। आमिर उस वक्त गहरी नींद में डूबा हुआ था और गुलनार उसके बिस्तर के करीब खड़ी उसे हसरत ज़दा निगाहों से देख रही थी। उसकी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें वीरान थीं और उनमें जैसे ज़माने भर की हसरतें और उदासियां सिमट आई थीं। उसका चेहरा उसके बालों ही की तरह सफ़ेद था और उसकी होंठ बहुत आहिस्ता आहिस्ता कपकपा रहे थे। उसे इस हालत में देखते ही मुझे वो मंजर याद आ गया जब वो एक जीती जागती लड़की की हैसियत से आमिर के बिस्तर के करीब खड़ी उसे मोहब्बत भरी नज़रों से देख रही थी। उस वक्त बेचारी बदनसीब लड़की को क्या खबर थी कि मुस्तकबिल अपने दामन में उसके लिए मौत का तोहफा छुपाए उसकी तरफ बढ़ रहा है। उस वक्त की और इस वक्त की गुलनार में किस कदर ज़बरदस्त फ़र्क मौजूद था। उस वक्त वो गोश्त पोस्त की बनी हुई एक मुजस्सम लड़की थी और इस वक्त वो एक रूह थी, सिर्फ एक रूह। मैं अपनी जगह पर दम साधे उसे देख रहा था। मुझे उसकी वीरान आंखों के गोशों में हल्की सी नमी तैरती नजर आई। होंठों की कपकपाहट में इजाफा हो गया और फिर वो लरजते और कपकपाते होंठ आमिर की तरफ झुकने लगे। सच पूछिए तो इस वक्त मेरा दिल बड़े जोर जोर से धड़क रहा था। होंठ खुश्क हो रहे थे और चेहरे पर पसीने की नमी महसूस हो रही थी। हालांकि मैं अर्ज कर चुका हूं कि उस मुकाम पर सर्दी हर लम्हे नाम पूछती रहती थी, लेकिन किसी मुर्दा इंसान की रूह का तस्वुर भी आदमी के रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफ़ी होता है। फिर मैं तो एक मुर्दा लड़की की रूह को खुली आंखों से अपने सामने मौजूद पा रहा था। गुलनार के सुर्ख याकूती होंठ बतदरीज आमिर की तरफ बढ़ रहे थे। फासला आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा था और फिर फासला बिल्कुल ख़त्म हो गया। गुलनार के होंठ आमिर की पेशानी से जा लगे। मोहब्बत से भरा हुआ एक तवील और मुकद्दस बोसा और फिर वो सीधी हो गई। सोते हुए आमिर को एहसास भी ना हो सका कि वो अपने होंठों से मोहब्बत की मोहर जब्त कर चुकी थी। अब मैंने अपनी दूसरी आंख में भी खफीफ सी झिरी पैदा कर ली और खौफ और दिलचस्पी की मिली जुली कैफियत के तहत गुलनार के चेहरे की तरफ देख रहा था। वो यकीनन इस बात से बेखबर थी कि मैं जाग रहा हूँ और उसकी एक एक हरकत का बगौर जायजा ले रहा हूँ। चंद लम्हे गुजर गए। इस दफ़ा मेरे जी में आई कि सोने की अदाकारी ख़त्म करके अचानक उठकर बैठ जाऊँ और फिर देखूँ कि वो क्या करती है। मैंने अपना ये ख्याल फ़ौरन ही तर्क कर दिया और अपनी नज़रें बदस्तूर उस पर मरकूज़ रखीं। उसकी निगाहों का मरकज़ अभी तक आमिर ही बना हुआ था। वह पलक झपकाए बगैर उसे वीरान और अफसुर्दा नज़रों से देख रही थी, किसी मुजस्मे की तरह। दफ़तन मैंने उसे चौंकते देखा और फिर अगले ही लम्हे उसका चेहरा किसी पत्थर की तरह सख्त नज़र आने लगा और आंखों में नफरत और गुस्से की एक तेज़ चमक जाग उठी। मैं उसकी इस तब्दीली पर दिल ही दिल में हैरान था और दिल की धड़कनें बतदरीज बढ़ती जा रही थीं कि यकायक गुलनार की इस तब्दीली की वजह समझ में आ गई।
ताज़ा हवा का खुशबू में बसा हुआ एक झोंका बस अचानक ही किसी तरफ से कमरे में चलाया था। निशात। मेरे जेहन में रोशनी का एक तेज धमाका हुआ और मेरी निगाहें गुलनार के चेहरे से हटकर खुद ब खुद दरवाजे की तरफ उठ गईं। खुद गुलनार भी उस तरफ मुतवज्जा थी, जबकि आमिर बदस्तूर गहरी नींद में डूबा हुआ था। खुदा जाने आने वाले लम्हात अब कौन सा सनसनीखेज और पुरस्कार रूप इख्तियार करने वाले थे। पूरे कमरे में मसूर कुन और पुरस्कार खुशबू फैल गई। गुलनार के चेहरे पर हकारत और नफरत से भरपूर जज्बात और एहसासात उजागर हो गए। वो उसी तरह आमिर के बिस्तर पर बैठी रही और दरवाजे की जानिब से नमूदार होने वाली निशात के चेहरे को तकती रही। उसके अंदाज से कुछ ऐसा महसूस हो रहा था, गोया निशात आमिर के करीब गई तो वो कोई ना कोई हंगामा जरूर खड़ा कर देगी। अजीब बात यह थी कि निशात ने भी अंदर आने की कोशिश नहीं की। वो दरवाजे ही के पास ठिठक कर खड़ी हो गई। उसके चेहरे से इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल था कि गुलनार को आमिर के बिस्तर पर देखकर उसे तकलीफ हो रही है या गुस्सा आ रहा है। वहां खड़ी खड़ी क्या तक रही है? गुलनार ने बड़े बावकार अंदाज में उसे मुखातिब किया, अंदर क्यों नहीं आती? निशात स्पाट चेहरे के साथ आगे बढ़ी। खुशबू तेज हो गई। मसूर कुन हवाओं के हल्के हल्के झोंके चलने लगे। कमरे के दरमियान पहुंचकर उसके कदम रुक गए। यहाँ क्यों आई है? गुलनार ने दरियाफ्त किया। निशात के छोटे छोटे गुलाब की पंखड़ियों जैसे नरम और नाजुक गुलाबी होंठ कप कपा कर रह गए। वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन जुबान उसका साथ नहीं दे रही थी। मैंने आज तक उसे इतना बेबस और मजबूर नहीं देखा था। मेरे नज़दीक तो वो एक गैर मरई हस्ती थी जिसके लिए कोई चीज़ भी नामुमकिन नहीं थी। अजीब बात थी कि निशात को मैं हमेशा से कुव्वत और ताकत का सरचश्मा समझता आया था। कभी ये तसव्वुर भी नहीं किया था कि गुलनार के सामने वो बिल्कुल भीगी बिल्ली बन जाएगी। बताती क्यों नहीं? गुलनार ने फिर पूछा, क्यों आई है यहाँ? शहजादी साहिबा को सब कुछ मालूम है, निशात ने अदब के साथ जवाब दिया, लेकिन हम तेरे मुंह से सुनना चाहते हैं। गुस्ताखी मुआफ़ हो शहजादी साहिबा, निशात ने तल्ख लहजे में कहा। क्या आप बता सकती हैं कि आपकी तशरीफ़ आवरी का मकसद क्या है? हम अपने फूफीजाद भाई और मंगेतर के पास आए हैं, गुलनार ने जवाब दिया। कमजात कमीनों के मुंह लगना हमारी आदत नहीं। फिर भी एक बार हम तुम्हें यह बता देना ज़रूरी समझते हैं कि पाँव की जूती पाँव ही में भली मालूम होती है। सर पे कितना ही चढ़ने की कोशिश क्यों ना करे, झूमर की जगह नहीं ले सकती। निशात के मुंह से एक हल्की सी आह निकली। और आप भी ये समझ लीजिए शहजादी साहिबा, फूल से उसकी खुशबू को अलग करना नामुमकिन है। और शायद आपको याद हो कि जब कभी फूल और खुशबू को अलग करने की कोशिश की गई है, फूल मुरझा कर बिखर गया है। गुलनार ने घूर कर उसे देखा। फूल की खुशबू फूल के पास है और उसी के पास रहेगी। हमने इसीलिए खुदकुशी की है कि उसे तुम्हारे चुंगल से बचाया जा सके। खूब अच्छी तरह समझ लो निशात, बार बार एक ही कहानी को दोहराने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। छोटा मुंह बड़ी बात है शहजादी साहिबा, लेकिन मैं भी आपको बता ही देती हूँ कि यह कहानी अब दोहराई नहीं जाएगी, बल्कि अपने अंजाम तक पहुंचेगी। वक्त आ गया है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। गुलनार ने लहजा बदल कर कहा, तुम्हें शमशेर खां याद है निशात? जी। मैंने निशात की घबराहट महसूस की। वही शमशेर खां जो अम्मी हजूर के हुक्म से तुमसे शादी करना चाहता था और जिसकी बैलगाड़ी से निकलकर तुम गायब हो गई थी। कहाँ है वो? यहीं कहीं। गुलनार तंजिया अंदाज में हंसी। यकीन करो कि अब की मर्तबा तुम उसके चुंगल से नहीं बच सकोगी। निशात का अज़म अचानक लौट आया। नामुमकिन है शहजादी साहिबा, बिल्कुल नामुमकिन। आज और कल में बहुत फ़र्क है। कल की निशात बेबस और मजबूर थी, लेकिन आज की निशात ऐसी ताकत की मालिक है कि उस पर काबू पाना आसान नहीं। उसी वक्त आमिर ने करवट ली और हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसके उठते ही निशात और गुलनार दोनों इस तरह गायब हो गईं जैसे वो वहां थी ही नहीं। आमिर फटी फटी आंखों से चारों तरफ देखता रहा, फिर उसने मेरी तरफ निगाह दौड़ाई। निशात और गुलनार के गायब होने के बाद मैंने भी अपनी आंखें खोल ली थी। मुझे अपनी तरफ देखते हुए उसने कहा, जाग रहे हो जमाल? अभी अभी मैंने ख्वाब देखा है। निशात और गुलनार दोनों मेरे पास आई थी और गुलनार निशात को डांट रही थी। अब मैं उससे क्या कहता कि जो कुछ तुम ख्वाब में देखते रहे हो मैंने जागते में देखा है। पहले गुलनार अंदर दाखिल हुई। उसने बड़े वालेहाना अंदाज में आमिर को प्यार किया। इसी दौरान में निशात आ गई और गुलनार ने उसे यूं डांटना शुरू कर दिया जैसे वो उसकी बांदी हो। मैं ये सारी बातें बताकर आमिर को खौफजदा करना नहीं चाहता था, इसलिए उसे टालने के लिए मैंने कहा, ख्वाबों का क्या एतबार। हम अमूमन उन्हीं चीज़ों को ख्वाब में देखते हैं जिनके बारे में हमारा जहन गौर व फिक्र करता रहता है। नहीं आमिर, यह ऐसा ख्वाब नहीं। मुझे तो ऐसा मालूम होता है जैसे जल्द ही कुछ ना कुछ होने वाला है। अंदर ही अंदर मेरा दिल बैठा जा रहा है। गुलनार एक मर्तबा फिर मुझ पर हावी होने की कोशिश कर रही है। उसकी बातों से यूं जाहिर हो रहा था जैसे वो निशात से झगड़ा करना चाहती हो। वो बिस्तर से उतरकर नीचे खड़ा हो गया। इस कमरे में मेरा दम घुट रहा है। थोड़ी देर बाहर घुमाऊं तो शायद कुछ सुकून मिले। मैंने कहा, बेवकूफ़ हुए हो, बाहर बला की सर्दी पड़ रही है। मेरे ख्याल में तो बर्फ़ भी गिर रही होगी। मेरे दिल में जो आग सुलग रही है उसे शायद बर्फ़ भी ठंडा ना कर सके।
उसने दरवाजे से निकलते हुए मेरी बात का जवाब दिया। उसके पीछे पीछे मैं भी बाहर जाने के लिए उठा। जूते पहन रहा था कि कमरे में वही भीनी भीनी मसूर कुन खुशबू फैल गई। मैंने नजर उठाकर देखा तो सामने निशात खड़ी हुई थी। उसके चेहरे से तफक्कुरात साफ अयां थे। आतिफ, उसने मुझसे मुखातिब होकर कहा, मेरे भाई, अपने दोस्त का ख्याल रखो। जहां तक मुमकिन हो सके उसे अकेला मत छोड़ो। इसके पीछे दुश्मन लगे हुए हैं और डर है कि कुतबे जनूबी तक पहुंचने से पहले वो उसे किसी किस्म का नुकसान न पहुंचा दें। मैंने आहिस्ता से कहा, मेरा नाम जमाल है, आतिफ नहीं। पता नहीं तुम बार बार मेरा नाम क्यों भूल जाती हो, और पता नहीं तुम इतनी सी बात क्यों भूल गए हो कि हम दोनों सगे भाई बहन हैं। हमारे अब्बा का नाम रमज़ान था और वो अहमद नगर में माली थे। उसने मुझे समझाने की कोशिश की। अब ये बात जल्दी तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। मौका मिला तो तफसील फिर कभी बताऊंगी। इस वक्त तुम अपने दोस्त के पास जाओ, उसको ज़बरदस्त खतरा लायक है। मैं जाते जाते रुक गया और उसे पूछा, शमशेर खां से? तुम जानते हो शमशेर खां को? तुम्हें पता है वो कहाँ है? मैं तो उसे फिजा की पहनाइयों में ढूंढते ढूंढते थक चुकी हूँ, लेकिन हमारी दुनिया में उसका कोई पता निशान नहीं। आंखों में आंसू भरकर उसने दोनों हाथ मेरे आगे जोड़ दिए। अगर तुम्हें उसके मुतल्लिक कुछ मालूम हो तो मुझे बता दो। अपनी बहन पर तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। मैंने कहा, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं मालूम कि वो तुम्हारा और आमिर का दुश्मन है। तुम मुतमईन रहो, मैं आमिर की हिफाजत करूंगा। इस वक्त भी उसी के पास जा रहा था कि तुमने बातों में लगा लिया। इसी दौरान में अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जिम्मेदार नहीं। वो मेरी नज़रों के सामने है, उसे आइजिक मिल गया, और वो दोनों बर्फानी रास्तों पर इस तरह टहल रहे हैं जैसे गर्मियों की चांदनी रात में चहलकदमी कर रहे हो। जाओ, तुम भी उन दोनों के साथ थोड़ी देर तक टहल लो। बाहर बर्फ गिर रही थी और यख बस्ता हवाएं चल रही थीं। मैंने मफलर से अपने दोनों कान लपेट रखे थे और गर्म सूट पर चेस्टर पहने हुए था। इसके बावजूद ऐसा मालूम हो रहा था जैसे सर्दी जिस्म के एक एक नस में घुसी जा रही हो। सामने तकरीबन एक फरलांग के फासले पर आजिक और आमिर के साए टहलते हुए नजर आ रहे थे। दोनों ने मामूली किस्म के लिबास पहन रखे थे। सर्दी का तो जैसे उन्हें कोई एहसास ही नहीं था। मैं उनके पास पहुंचा तो आजिक आमिर से कह रहा था, ब्रांडी अगर अच्छी हो तो इसका एक पैग ही जिस्म को गर्म रखने के लिए काफ़ी होता है। मेरी आहट पर वो घुमा और हंसते हुए आमिर से कहने लगा, लो भाई, मिस्टर जमाल भी आ गए। मालूम होता है कि इन्हें ब्रांडी से कोई शगफ नहीं। ज़रा देखो तो कैसे ओढ़ लपेट कर बाहर आए हैं। मैंने कहा, तुम इतनी रात गई यहाँ कैसे घूम रहे हो आइजिक? जिस तरह तुम घूम रहे हो, उसने मुख्तसर सा जवाब दिया। फिर आमिर से बोला, अगर मेरे मना करने के बावजूद तुम अपने इरादे से बाज ना आए तो खुदा के लिए कुतबे शुमाली तक मिस्टर जमाल को ना ले जाना। ये तो रास्ता में ही जम जाएंगे। मेरी समझ में ये नहीं आता कि तुम बार बार मुझे उधर जाने से क्यों रोक रहे हो। किसी से हमदर्दी करना जुर्म तो नहीं, आइजिक ने कहा। सराय के दूसरे लोगों ने भी तुम्हें यही मशवरा दिया है, और जाहिर है किसी का भी मशवरा दुश्मनी पर मबनी नहीं है। मैं तो इसे दुश्मनी ही समझता हूँ, आमिर ने जवाब दिया। तुम नहीं जानते आइजिक, वहां की पहाड़ियों पर कोई मेरा मुंतजिर है। ज्यादा जज्बाती मत बनो आमिर, मैंने उसे मशवरा दिया। आइजिक ठीक ही कह रहे हैं, हम लोगों से कहीं ज्यादा वो इस इलाके से वाकिफ हैं। आमिर थोड़ी देर तक मुझे घूरता रहा। अगर तुम मेरा साथ नहीं दे सकते तो मेरा वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? गजब खुदा का, 3 महीने इसी सराय में ठहरे हुए हो गए हैं। तुम्हारा सहारा ना ढूंढता तो अब तक अकेला ही वहां तक पहुंच गया होता। आइजिक ने कहा, मुझे यकीन नहीं है, तुम्हारी लाश अलबत्ता रास्ते में कहीं ठिठरी हुई पड़ी हुई होती। ऐसी कर्मनाक जिंदगी से तो मौत ही भली, उसने तड़प कर कहा। अब मैं किसी का इंतजार नहीं करूंगा और सूरज तुलू होते ही अपनी मंजिल मकसूद की तरफ रवाना हो जाऊंगा। आइजिक ने उसे समझाने की कोशिश की, मगर मैं जानता था कि आमिर के मुंह से निकली बात पत्थर की लकीर होती है। जब उसने एक बात तय कर ली तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी उसे उसके इरादे से बाज नहीं रख सकती। तुम अकेले नहीं जाओगे आमिर, मैंने उसका बाजू पकड़ कर कहा। मैंने आज तुमसे पहले भी कहा था और आज भी यकीन दिलाता हूं कि हम दोनों साथ साथ ही निशात तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, यहां तक कि मौत मुझे तुमसे जुदा ना कर दे। आइजिक गहरी सांस भरकर बोला, अगर तुम लोग कुतबे जनूबी तक जाने का अज़म कर ही चुके हो और किसी तरह भी अपने इरादे को तर्क करने के लिए तैयार नहीं हो तो तुम्हारी रहनुमाई के लिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। शुक्रिया आइजिक, आमिर ने कहा। तुम्हारी हमदर्दी के लिए दिल से ममनून हूं, लेकिन तुम्हें तकलीफ की जरूरत नहीं। हम दोनों जैसे तैसे वहां तक पहुंच ही जाएंगे। चलो सराय में वापस चलें। उस वक्त तो आइजिक हमारी बात मान गया, लेकिन सुबह को जब हम लोग जाने के लिए अपना मुख्तसर सा सामान तैयार कर रहे थे कि क्या देखते हैं कि वो भी चला आ रहा है। तुम लोग जिद के पक्के हो तो मैं भी कुछ कम नहीं, उसने हंसते हुए हम लोगों से कहा। तुम्हें एक रहनुमा की जरूरत है और मैं समझता हूं कि मुझसे बेहतर रहनुमा तुम्हें नहीं मिल सकता। आखिर तुम हम लोगों पर इतने मेहरबान क्यों हो गए हो? मैंने आइजिक से पूछा। पता नहीं क्या बात है, कुछ ऐसा मालूम होता है जैसे कोई मुझे मजबूर कर रहा है कि मैं तुम दोनों को अकेला ना छोड़ूं। गुज़िश्ता शब मैंने तय कर लिया था कि तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, मगर मुझे खुद हैरत है कि मैं अपनी मर्जी के खिलाफ जाने के लिए तैयार हो गया।
फिर वो मेरे कान में कहने लगा, मुझे हदायत की गई है कि मैं आमिर को तन्हा ना रहने दूं। किसने हदायत की है? एक बहुत ही प्यारी सी लड़की है। जब से तुम लोग यहाँ आए हो, वो मुझे एक साय की सूरत में नजर आती है और मुझसे कहती है कि आमिर की हिफाजत करो। और खुदा जाने क्या बात है, उसकी मनमोहनी सूरत के सामने मैं बिल्कुल बेबस होकर रह जाता हूँ। मेरे ज़हन में किसी ने कहा निशात ही हो सकती है, मगर उस पर ज़ाहिर किए बगैर मैंने पूछा, तुम्हें उसका नाम मालूम है? नहीं, वो सिर्फ मुझे हुक्म देने के लिए नजर आती है और जब मैं उसे कुछ कहना चाहता हूँ तो वो गायब हो जाती है। मैं मुतमईन हो गया। निशात को हम लोगों का कितना ख्याल था। उसने खुद ही कोशिश करके हमारी हिफाजत का बंदोबस्त किया और खुद ही आइजिक जैसे वाकिफकार रहनुमा को मजबूर किया कि वो हमें बखैर आफियत कुतबे जुनूबी तक पहुंचा दे। सफ़र शुरू हो गया। मौसम खासा तब्दील हो गया था। हमारा ख्याल था कि हम अपनी मंजिल से जितने करीब होते जाएंगे, सर्दी की शिद्दत में उतना ही इजाफा होता चला जाएगा। लेकिन बात बिल्कुल बरक्स हुई। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, सर्दी कम होती चली गई। यहाँ तक कि एक रोज़ तो हम लोगों को पसीने भी आ गए। आइजिक हमें धोखा दे रहा है, आमिर ने तन्हाई में मुझसे कहा। किसी के खुलूस पर शुबा क्यों करते हो? शुबा नहीं कर रहा, यकीन से कह रहा हूँ। इतनी सी बात तो एक बच्चा भी जानता है कि कुतबे जुनूबी पर साल के पूरे हिस्से में बर्फ छाई रहती है। वहाँ की गर्मियों का मौसम ऐसा होता है जैसे इंग्लैंड में जाड़ों का मौसम हो। आखिर क्या वजह है कि सर्दी बढ़ने की बजाय रोज बरोज कम होती जा रही है? हम दोनों सरगोशियों में बातें कर ही रहे थे कि फिजा में जानी पहचानी हुई खुशबू फैल गई। सामने निशात खड़ी हुई थी। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है आमिर, उसने कहा। तुम्हें वाकई धोखा दिया जा रहा है। आज बताने आई हो, आमिर ने शिकायत की, जबकि हमें धोखा खाते हुए हफ्ते गुजर चुके हैं। मैं ये मालूम करना चाह रही थी कि आखिर आइजिक है कौन। मैंने पूछा, कहीं शमशेर खां तो नहीं? उसने इस बात में सारी लाया। उसे खुद भी लम नहीं कि वो शमशेर खां है। लेकिन अगर गुलनार ने उसे पिछली बातें याद दिला दी तो वो इंतकाम पर उतर आएगा। अभी तो वो महज उसके अहकाम की बजावरी कर रहा है, एक ऐसे शख्स की तरह जिसे एपनाटाइज कर दिया गया हो। आमिर की आंखों में खून उतर आया। मैं उसे जान से मार दूंगा। नहीं नहीं, ऐसा गजब मत कर बैठना। सामने से आइजिक आता हुआ नजर आया। निशात अपना जुमला पूरा किए बगैर ही हमारी नजरों से गायब हो गई। अलबत्ता अपनी महक जरूर छोड़ गई। आइजिक, आमिर ने उसके आते ही पूछा, कुतबे जुनूबी तक पहुंचने में हमें कितना अरसा लग जाएगा? बस, अभी से घबरा गए? वो हंसता हुआ उसी के पास बैठ गया। अगर यूं ही चलते रहे तो किसी न किसी दिन पहुंच ही जाओगे। कुतबे जुनूबी या कुतबे शुमाली? मैंने पूछा। उसका हंसता हुआ चेहरा एकदम संजीदा हो गया। क्या मतलब? मतलब कि तुम हमें कहाँ लिए जा रहे हो? तुमसे किसने कहा था कि हमें गलत राह पर लगा दो? आखिर तुम्हें इल्म हो ही गया। मेरी बात का जवाब दो, आमिर ने गरज कर कहा। तुमने हमें धोखा क्यों दिया? मुझे नहीं मालूम कि मैंने ऐसा क्यों किया। एक को खूबसूरत सी लड़की है, वो मजबूर करती है कि मैं तुम लोगों को कुतबे जुनूबी तक ना पहुंचने दूं। क्या नाम है उसका? मैंने आहिस्ता से कहा, उसका नाम गुलनार है। और आइजिक वो शख्स है जो मलका और शहजादी जहांरा बेगम के कहने पर तुम्हारी निशात को तुमसे छीन ले गया था। आमिर ने उछलकर दोनों हाथों से उसका टेटवा दबा दिया। शमशेर खां, मुझे तो तुम्हारा बरसों पहले का हिसाब चुकाना है। अब देखता हूं तुम्हें मरने से कौन बचा सकता है। आइजिक की दोनों आंखें बाहर को उबल पड़ी। बाछों से खून रिसने लगा। सांस की बजाय गहरी गहरी हिचकियां आने लगीं। ये क्या कर रहे हो आमिर? निशात की घबराई हुई आवाज़ सुनाई दी। खुदा के लिए इसे छोड़ दो, इसे जिंदा रहने दो, वरना तुम लोग मुसीबत में पड़ जाओगे। मंजर कुछ ऐसा दहशत अंगेज था कि हम दोनों ने उस रूह परवर खुशबू को भी महसूस नहीं किया जो निशात की आमद पर हर तरफ फैल जाती थी। अलबत्ता निशात की दरख्वास्त का आमिर पर असर हुआ और आइजिक को छोड़कर भरी भरी आंखों से निशात को देखने लगा। तुम मुझसे कब तक दूर रहोगी निशात? फिजा में हल्का सा कहकहा गूंजा। घूम कर देखा तो गुलनार खड़ी हुई हंस रही थी। खेल खत्म हो गया, ये तुम्हें कभी नहीं मिल सकती। सोने को ठुकरा कर पीतल की तरफ दौड़ने वालों का यही हशर होता है। अजीब समा था। एक तरफ आइजिक जमीन पर पड़ा दम तोड़ रहा था, दूसरी तरफ आंखों में आंसू भरे हुए निशात खड़ी थी और तीसरी तरफ गुलनार खुशी के बायस खिली जा रही थी। जो ही आइजिक ने आखिरी हिचकिली गुलनार कह के लगाती हुई गायब हो गई, निशात गमगीन लहजे में बोली, तुमने अपनी नावाकफियत की बिना पर गुलनार के हाथ मजबूत कर दिए हैं। आमिर, शमशेर खां हमारा अजली दुश्मन है। उसकी रूह गुलनार से जा मिलेगी और वो दोनों मिलकर हमें तबाह बर्बाद करने में कोई दकीका उठाना रखेंगे। जितनी जल्दी मुमकिन हो सके कुतबे जुनूबी तक पहुंचने की कोशिश करो। अगर तुम वहां बखैरियत पहुंच गए तब हम लोग शायद एक दूसरे को पा सकें, वरना बज़ाहिर तो यही मालूम होता है कि बरसों पहले की अहमदनगर वाली कहानी फिर दोहराई जाएगी। और अब की मर्तबा शमशेर खां की कोशिश यही होगी कि तुम गुलनार के हो जाओ और वह मुझ पर काबिज हो जाए। बुरेपन से, मैंने कहा। क्या उन दोनों की नज़रों से बच निकलना आसान नहीं? नहीं, मरने से पहले उन्होंने कौन सी कसर उठा रखी थी? अब तो गैर मरई ताकतों के हसूल के बाद वो पहले से कहीं ज़्यादा खतरनाक हो चुकी हैं। शायद इस वक्त मीरा शाह तुम्हारे कुछ काम आ सकें।
लेकिन उन तक पहुंचना मुहाल है, आमिर ने कहा। जरा सोचो, यहाँ से हजारों मील का फासला कतई करके हमें उनके पास जाना पड़ेगा। हालांकि मैं ये चाहता हूँ कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊं। मैं जाऊंगी उनके पास, उसने कहा। उन्हें बताऊंगी कि तुम लोग किस मुसीबत में फंस गए हो। लेकिन मुझसे वादा करो आमिर, हालात कैसे ही क्यों ना हो जाएं, तुम खुदकुशी नहीं करोगे। और आतिफ, तुम भी। हो सकता है कि कहानी अधूरी ही रह जाए। निशात चली गई। हम दोनों देर तक खामोश बैठे, आइजिक की लाश को तकते रहे। उसने हमारे साथ जो दगाबाजी की थी उसका तकाजा तो यही था कि उसे ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन हमें गलत राह पर डालने से गुलनार की यही मुराद थी कि वो इतना गुस्सा दिला दे कि हम आइजिक को कत्ल करने पर आमादा हो जाएं। क्या सोच रहे हो जमाल? आमिर ने मुझसे पूछा। सोच रहा हूं कि मीरा शाह की मदद पहुंचने से कबल तुम्हें गुलनार के जालिम हाथों से किस तरह महफूज रखा जाए। उसने एक अज़म के साथ कहा, उठो, सफ़र जारी रखो। हो सकता है कि गुलनार का कोई दाव चलने से पहले मंजिल हमारे कदम चूम ले, वरना कम से कम ये हसरत तो नहीं रहेगी कि हमने अपनी सी कोशिश नहीं की। आइजिक की लाश को वहीं छोड़कर हम दोनों वक्त ज़ाया किए बगैर कुतबे जुनूबी की तरफ रवाना हो गए। आइजिक ने हमें मंजिल मकसूद से काफ़ी दूर कर दिया था, मगर हमारी हिम्मतें अभी जवान थीं। हमने कम से कम आराम किया, अपना ज़्यादा वक्त चलने ही में गुजारा। सराय से भी आगे निकल गए। गुलनार या शमशेर खां की तरफ से हमें रोकने की कोशिश नहीं की गई। ये उम्मीद बन गई थी कि शायद जल्दी हम दोनों अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे, मगर हमें यह नहीं मालूम था कि हमें फांसने की ये भी एक चाल थी। मछली फंसते ही अच्छा शिकारी डोर नहीं खींचता। इस तरह ये खौफ दामनगीर होता है कि कहीं मछली कांटा निकलने से पहले हाथ से ना निकल जाए। वो उस वक्त तक ढील देता रहता है जब तक कि उसे ये यकीन न हो जाए कि अब मछली पूरी तरह काबू में है। हमें भी ढील दी गई थी। डोर उस वक्त खींची गई जब हम आबादी से सैकड़ों मील दूर निकल आए। देखा जाए तो इसमें हमारा भी कसूर था। सफ़र करने और आगे बढ़ने के जोश में हम ये बिल्कुल ही भूल गए कि खाने पीने का सामान ख़त्म हो चुका है। हालांकि हम आबादी के इलाकों से बासानी खुर्दोनोश का काफ़ी सामान हासिल कर सकते थे। हमारे चारों तरफ बर्फ़ की मोटी मोटी चादरें थीं, लेकिन सिर्फ बर्फ़ खाकर पेट नहीं भरा जा सकता। 2 दिन से हमारे मुंह में एक कील तक उड़कर नहीं गई थी। सफ़र तकरीबन दोपहर हो चुका था। चंद कदम चलते और भूख के बायस हमें चक्कर आने लगते। एक वक्त तो ऐसा आया कि बेदम होकर हम दोनों बर्फ़ ही पर गिर पड़े। और तब हमें गुलनार का मकरू चेहरा नजर आया। तुम्हारी मौत तुम्हारे सरों पर मंडला रही है, उसने हंसते हुए कहा। कहाँ है तुम्हारी निशात? अब उसे क्यों नहीं बुलाते? वो यहाँ आकर तुम्हारी मदद क्यों नहीं करती? मेरे मुंह से कमजोरी के बायस कोई आवाज़ ना निकली, मगर आमिर हिम्मत करके उठ बैठा और नफरत के साथ बोला। उसे मालूम हो जाए कि हमें किस अजियत का सामना है तो वह हमारी मदद किए बगैर नहीं रह सकती। उस बेचारी को क्या मालूम कि हम पर क्या गुजर रही है। उसे सब कुछ मालूम है, गुलनार ने कहा, लेकिन अब वो शमशेर खां की गिरफ्त में है। तुम्हें याद होगा कि वो उसकी बैलगाड़ी से निकल भागी थी। वक्त आ गया है कि शमशेर खां उसे अपनी तौहीन का बदला ले ले और अपनी सारी हसरतें निकाल ले। आमिर बेदम होकर बर्फ पर गिर पड़ा। वो उसके पास आकर बैठ गई। तुम मुझे कब तक तड़पाते रहोगे आमिर? आखिर तुम इतनी सी बात क्यों नहीं समझते कि मैं तुम्हारी जुबान से मोहब्बत के दो बोल सुनने के लिए तरसती हूँ। निशात का और तुम्हारा क्या मेल? वो एक जलील और कमतर माँ की बेटी है, जबकि तुम्हारी रगों में शाही खून दौड़ रहा है। मेरी तरफ देखो आमिर, मेरी रगों में भी शाही खून दौड़ रहा है। हम दोनों एक दूसरे के लिए तख्लीक किए गए हैं। अगर कमीन मालन हमारे दरमियान ना आ जाती तो आज हम इस तरह कायनात की पहनाइयों में ना भटकते। अहमदनगर में हमारे तुम्हारे बच्चे राज करते और हम दोनों अपनी अपनी कब्रों में आराम की नींद सोते। तुम्हें धोखा दिया गया। ज़ाहिरी हुस्न की चमक दमक ने तुमसे खरे खोटे की पहचान छीन ली। आमिर ने आहिस्ता से कहा, सच्ची मोहब्बत हर किस्म के इम्तियाज़ात से बालातर होती है गुलनार। तुम बेशक उसे शमशेर खां के हवाले कर दो और मेरे जिस्म की बोटियां बोटियां कर डालो, लेकिन दिल पर काबू नहीं पा सकती। गुलनार, मैंने नकाहत के बायस अपनी कमज़ोर सी आवाज़ में उसे मुखातिब किया। तुम्हारा दावा है कि तुम आमिर से मोहब्बत करती हो। हाँ, अगर मुझे आमिर से मोहब्बत ना होती तो इस तरह ठोकरें ना खाती। मोहब्बत करने के बावजूद तुम्हें यह गवारा है कि आमिर भूख के बायस एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाए। ये मोहब्बत नहीं, खुदगर्जी है। शायद तुम्हें यह नहीं मालूम कि आमिर की थोड़ी सी तकलीफ मेरे लिए खुशियों और मुसरतों का पैगाम लाएगी। इसकी मौत मेरी हयात है। दम तोड़ते ही ये मेरी आगोश में आ जाएगा और उस वक्त अपनी मोहब्बत के आबे हयात से मैं इसकी सारी तकालीफ का अजाला कर दूंगी। दायमी राहत व मुसरत के सामने ये थोड़ी सी तकलीफ कुछ भी नहीं। मैंने भी तो इसकी खातिर मौत की सख्तियां झेली हैं। तुम खुदगर्ज हो। तुम्हारी मोहब्बत नफसानी मोहब्बत है। मैंने तो ये सुना था कि महबूब के सुई भी चुभे तो आशिक को ये महसूस होता है जैसे उसके भाला चुभ गया हो। तुम्हारा ख्याल है कि मुझे आमिर की तकलीफ से खुशी हो रही है। महज ख्याल नहीं, यकीन है कि तुम इंतहाई जालिम औरत हो। सीधी उंगलियों से घी ना निकले तो उंगलियां टेढ़ी करनी ही पड़ती हैं।
मेरे नज़दीक इसी का नाम नफसानियत है। किसी के दिल को दुख और तकलीफ पहुंचाकर नहीं जीता जाता। प्यार हासिल करने के लिए प्यार करना पड़ता है। तुमने आमिर पर काबू पा भी लिया, तब भी इसकी मोहब्बत हासिल ना कर सकोगी। वो थोड़ी देर तक कुछ सोचती रही। एक बार, सिर्फ एक बार आमिर पर काबू पा लूं, फिर तुम देखना वो किस तरह मेरा कलमा पड़ता है। मेरी आगोश में जो मोहब्बत इसे मिलेगी, उसके सामने हजार निशातों की मोहब्बत की भी कोई हैसियत नहीं। मेरे लिए मजीद गुफ्तगू करना मुश्किल हो गया। वो अपनी जिद की पक्की थी। उसे इस बात से कोई गर्ज नहीं थी कि भूख के बायस आमिर पर क्या गुजरी है। वो तो सिर्फ ये चाहती थी कि आमिर को जल्द अज जल्द मौत अपनी आगोश में ले ले। औरत का इतना भयानक रूप मैंने आज तक नहीं देखा था। अब उसे मजीद समझाना बेकार था। हाथ का तकिया बनाकर मैं भी बर्फ पर लेट गया। मेरा ख्याल है, गुलनार ने हंसते हुए कहा, सुबह होने से पहले पहले आमिर मुझसे आ मिलेगा। उसने हाथ बढ़ाकर आमिर के बिखरे हुए बाल ठीक किए। हर तकलीफ के बाद राहत आती है मेरी जान। चंद घंटे की तकलीफ और बर्दाश्त कर लो, उसके बाद आराम ही आराम है। आमिर ने आंखें खोलकर उसे देखा, कुछ कहना चाहा। उसके होंठ उसका साथ ना दे सके। उसने दोबारा अपनी आंखें बंद कर ली। ऐसा मालूम होता था कि वो मरने के लिए तैयार है, लेकिन जिंदगी की भीख मांगने के लिए तैयार नहीं। उसी वक्त मुझे निषाद की हदायत याद आई। उसने मुझे कहा था कि मैं आमिर की जिंदगी की हिफाजत करूं, और साथ ही साथ ये भी बताया था कि अगर आमिर को कुछ हो गया तो वो अंधेरों में भटक जाएगा। दूसरी तरफ गुलनार थी, जो इंतहाई ढिठाई, बेशर्मी और बेरहमी के अंदाज में हम दोनों की गैर होती हुई हालत पर मुस्कुरा रही थी, और मुंतजिर थी कि मौत के बेरहम हाथ हमारी रूहों को कब्ज करें तो वो अपनी मनमानी कार्रवाई करे। गुलनार चंद लम्हों तक हमारी बेबसी का तमाशा देखती रही। आखिर में जब उसे इस बात का यकीन हो गया कि हम लोग थोड़े ही घंटों के मेहमान हैं, तो वो वहां से रुखसत हो गई। हम दोनों बर्फ पर पड़े हुए थे, जिसकी वजह से हमारे जिस्म बिल्कुल सुन्न हो गए थे। गुलनार के जाते ही हम दोनों ने अपने सर ऊपर उठाए और एक दूसरे की जानिब सवालिया नज़रों से देखा। दोनों की नज़रों में एक ही सवाल था, क्या हम जिंदगी से हार मान लें? लेकिन ये कैसे मुमकिन था? हम इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थे। पहले मैं उठ खड़ा हुआ। मुझे उठते देखकर आमिर भी खड़ा हो गया। हमारे पास हल्के फुल्के खैमे भी थे और कुदालें भी, लेकिन इतनी ताकत नहीं थी कि खैमे लगा सकें। उस वक्त मुझे एक बात याद आई, स्कीमो लोग अकेले हों, रास्ता भटक जाएं तो वो बर्फ को खोदकर गार बना लेते हैं और उसमें दुबक कर लेट जाते हैं। गार चारों तरफ से बंद कर दिया जाता है। थोड़ी देर में सांसों की गर्मी के बायस गार अंदर से गर्म हो जाता है। गार गर्म हो जाने के बाद उसमें दो सुराख कर लिए जाते हैं, ताकि एक सुराख से ताज़ा हवा अंदर जा सके और दूसरे सुराख से गंदी हवा बाहर निकल सके। किस्मत हम पर मेहरबान थी। गार बनाते वक्त हमें भुरभुरे बर्फ में एक छोटा सा सफ़ेद रीछ दबा हुआ नजर आ गया। वो जिंदा था, लेकिन शदीद बर्फबारी का शिकार हो जाने के बायस चलने फिरने से माजूर। आमिर उसे देखते ही खुशी से चिल्ला उठा और दौड़कर शिकारी चाकू उठा लाया। हमारी भूख का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि रीछ को ज़िबा करते वक्त उसके हलकूम से जो गरम गरम खून निकला, उसे हम लोग अपने चुल्लों में भरकर इस तरह पी गए जैसे वो दुनिया का बेहतरीन मशरूब हो। खून पीने के बाद हम दोनों पर गनूदगी तारी होने लगी थी, इसलिए जल्दी जल्दी गार तैयार करके हमने उसमें अपने खैमों का बिस्तर लगाया। एक कोने में ज़िबा शुबदा रीछ को डाला और लंबे लंबे पाँव फैलाकर लेट गए। मुझे तो लेटते ही ऐसा मालूम हुआ जैसे अपनी गरम गरम आगोश में पहुंच गया हूँ। नींद ने फौरन ही मुझ पर गलबा पा लिया। गार में हवा की आमदोरफ्त के लिए आमिर ने कब सुराख किए मुझे पता नहीं चला। हम दोनों कम से कम 18 घंटे तक इस गार में सोते रहे, और शायद कुछ देर और सोते अगर हमारी सांसें घुटने न लगी होती। बेदार होने के बाद हमें मालूम हुआ कि बर्फबारी के बायस आमिर के बनाए हुए सुराख बंद हो चुके हैं। कुदाल उठाकर मैंने जल्दी से दो सुराख कर दिए। सुराखों से न सिर्फ ताज़ा हवा अंदर आई, बल्कि सूरज की रोशनी की अमूदी किरणें भी हम पर पड़ी, जिससे ये अंदाजा हुआ कि दोपहर का वक्त है। रात और सुबह का हिस्सा हम दोनों गहरी नींद सोकर गुजार चुके थे। गार में बैठे बैठे हमने रीछ के गोश्त के टुकड़े काटे और आग सुलगाकर उन्हें भूना, हल्का सा नमक छिड़क कर, मज़े ले लेकर खाते हुए। अचानक आमिर के जहन में एक ख्याल आया। जमाल, उसने मुझसे कहा, पिछले 18 घंटों में अभी तक गुलनार एक दफ़ा नहीं आई। खुशी के बायस मेरा जुमला मेरे मुंह में ही रह गया। आमिर की बात मेरी समझ में आ गई। वो ये कहना चाहता था कि गुलनार की नज़रों से हम लोग महफूज थे, कम अज़ कम उस वक्त तक महफूज जब तक गार में छुपे हुए थे। उसकी मनहूस निगाहें बर्फ़ के आर पार देखने से कासिर थीं। गोश्त के पार्चों का नाश्ता करके एक बार फिर हम दोनों लेट गए। अभी इतनी जुर्रत नहीं थी कि बाहर निकले, गुलनार की तल्ख व तुर्श बातें सुने। इसमें कोई शक व शुबा नहीं था कि वो एक संगदिल औरत थी, और मकसद बराबरी के लिए वो अपनी पेशानी पर हल्का सा बल लाए बगैर बड़े से बड़ा जुल्म कर सकती थी। वो धोखेबाज और फरेबी भी है, आमिर ने मेरी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। उसने हम लोगों को ही धोखा नहीं दिया, अपने दोस्तों और मदाहों तक को धोखा दिया है।
आइजक से बढ़कर उसका हमदर्द और कौन हो सकता है। लेकिन उसने उसे फरेब देकर मेरे हाथों से ख़त्म करा दिया। तुम्हें याद होगा जमाल, आइजक की मौत पर वो कितना खुश हो रही थी। तुम भी उसे उसी के हथियार से क्यों नहीं मारते? क्या मतलब? मतलब ये कि अगर फरेबी गुलनार को तुम भी फरेब दो और उस पर यह जाहिर करो कि तुम उससे वाकई मोहब्बत करने लगे हो, तो बहुत मुमकिन है कि वो अपने गलत इकदाम से बाज आ जाए। ठीक कहते हो जमाल, उससे छुटकारा हासिल करने के लिए मुझे अपने ज़मीर के खिलाफ काम करना पड़ेगा। जैसे को तैसा, मैंने कहा। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई बात ज़मीर के खिलाफ है, और अगर है भी तो ये बात खूब अच्छी तरह समझ लो कि गुलनार से बहादुरी और जवां मर्दी के साथ मुकाबला करना नामुमकिन है। मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ है, उसने सारी लाया। मुझे तुम्हारी बात से इनकार नहीं। हकीकत यही है कि फरेबी के फ़रेब में मुब्तला होने से कबल खुद उसी को फ़रेब में मुब्तला कर दिया जाए। मगर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आया मेरी ज़ुबान मेरा साथ दे सकेगी? क्यों नहीं दे सकेगी? थोड़ी देर के लिए अपने आप को फरामोश कर दो और ये सोचो कि तुम्हारी ज़रा सी अदाकारी से निशात की इज्जत व आबरू बच सकती है। इस वक्त बकौल गुलनार के निशात शमशेर खां के कब्ज़े में है। अगर शमशेर खां अपने मकसद में कामयाब हो गया तो निशात इतनी हसास वाक़ई हुई है कि फिर कभी तुम्हें अपना चेहरा तक नहीं दिखाएगी। तीर ठीक निशाने पर लगा। निशात को सुनकर वह तड़प उठा। कुदाल उठाकर उसने पूरी कुव्वत से गार की बर्फीली छत तोड़ दी और बाहर मैदान में निकल आया। मैं वहीं खैमों के फर्श पर टूटे हुए गार के गड्ढे में बैठा रहा। तकरीबन आधे घंटे के जानलेवा इंतजार के बाद वो नमूदार हुई। कौन? गुलनार? आमिर ने फर्जी दर्द से कराते हुए कहा। वो उसके पास आकर खड़ी हो गई। तुम अभी तक जिंदा हो? तुम्हारा दोस्त कहाँ है? पूरी रात और आज का आधा दिन तुमने कहाँ गुजारा? हाँ, मैं जिंदा हूँ, उसने ऐसे दर्दनाक अंदाज में कहा कि मेरे मुंह से बेख्तियार दाद निकल गई। जिंदगी की ठोकरें खाने के लिए जिंदा हूँ। मेरा अजीज दोस्त कल तुम्हारे जाते ही दम तोड़ गया। कमजोरी और नकाहत के बावजूद मैं उसकी लाश को घसीटता हुआ ले गया और एक जगह नरम नरम बर्फ में उसे दबा दिया। फिर मैं बेहोश हो गया। सुबह तक बेहोश पड़ा रहा, लेकिन मुझे मौत नहीं आई। होश में आया तो मुझे एक एक करके अपने सारे गुनाह याद आए। मैंने सोचा कि मैंने तुम्हारे नाजुक दिल को कितनी तकलीफ पहुंचाई है। शायद ये तुम्हारे दुखे हुए दिल की आह है जिसने मेरी जिंदगी का चैन व आराम छीन लिया है। हद यह है कि मुझे मौत भी नहीं आती। मैं तुमसे सच्चे दिल के साथ मुआफ़ी मांगता हूँ मेरी जान। मेरी जान? गुलनार हैरत से उछल पड़ी। बेशक तुम मेरी जान हो। मेरी आंखों पर गफलत के पर्दे पड़े हुए थे। निषाद की झूठी और पुरफरेब बातों ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। गुलनार, बरसा बरस से वो मुझे धोखा देती रही। तुम अपना प्यार भरा दिल लेकर मेरे पास जब भी आई, मैंने उसे ठुकरा दिया। एक लम्हा के लिए भी ये नहीं सोचा कि जलील और कमतर खानदान वाली लड़की जलील और कमतर ही होगी। सांप का बच्चा सांप ही रहेगा। काश जो बातें मुझे कल रात मालूम हुई हैं, अगर शुरू ही में मालूम हो जाती तो फिर मैं तुम्हारे पांव धो धो कर पीता। तुम इसी काबिल हो मेरी रूह कि तुम्हारी पूजा की जाए। मेरी रूह? पूजा? ताज्जुब के साथ उसने आमिर के अल्फाज दोहराए। कल रात तुम्हें क्या मालूम हुआ? तुम्हें इल्म है कि जमाल निशात का भाई था? हाँ, मुझे खूब अच्छी तरह ये बात मालूम है। उसका नाम आतिफ था और वो हमारे महल में गजरे बनाकर लाया करता था। अगर कोई और कहता तो मैं हरगिज एतबार ना करता, लेकिन खुद मरने वाले ने कस्में खाकर अपने आखिरी वक्त में यह एतराफ़ किया है कि वो दोनों बहन भाई के आपस में गंदे ताल्लुकात थे। वो लोग 3 मरतबा हमारी दुनिया में आए और हर मरतबा उन्होंने गंदे ताल्लुकात कायम किए। साथ ही साथ निशात मुझसे भी प्यार और मोहब्बत का ढोंग रचाती रही। उसकी झूठी मोहब्बत का मकसद ये था कि मुझे धोखे में मुब्तला रखकर मेरी दौलत हासिल करती रहे। जलील कहीं की। गुलनार ने मुंह बनाया। अम्मी हजूर कहा करती थी, नाली के कीड़े को कभी सर नहीं चढ़ाना चाहिए। वो नाली ही में खुश और मुतमईन रहता है। मरने से पहले जमाल ने यह एतराफ़ भी किया कि उन लोगों ने बगावत करके अहमदनगर के तख्त पर कब्जा करने की साजिश की थी और इस साजिश में 3 आदमी शरीक थे, निशात, जमाल और शमशेर खां। नहीं, वो इस तरह बोली जैसे उसकी चीख निकल पड़ी हो। शमशेर खां हमेशा से वफादार रहा है। मरने वाला अपने गुनाहों का एतराफ़ कर रहा था। मैं तो यही समझता हूँ कि अपने आखिरी वक्त में उसने झूठ नहीं बोला होगा। वैसे अगर तुम शमशेर खां की वफादारी पर बजीद हो तो मुझे भी तरदीद करने की ज़रूरत नहीं। नहीं, मैं जिद तो नहीं कर रही, उसने जल्दी से कहा। ये कह रही हूँ कि हम लोग तो हमेशा उसे अपना वफादार ही समझते रहे। तुम भी खुशफहमी में मुब्तला रही और मैं भी। मैंने ये समझा कि निशात मुझसे मोहब्बत करती है और तुम ये समझी कि शमशेर खां तुम्हारा वफादार है। हालांकि 3 आबरू बाख्ता लोगों का एक टोला था जिसकी हमेशा ये कोशिश रही कि वो अपनी पुरफरेब बातों से मुझे और तुम्हें कभी करीब ना आने दे। उसने आहिस्ता से अपना सर हिलाया। फिक्र और सोच के तासुरात उसके चेहरे से बिल्कुल साफ अयां थे। शमशेर खां को मैं ऐसा नहीं समझती थी, लेकिन अब वो मुझे धोखे में नहीं रख सकता। उसकी सारी बातें एक एक करके मुझे याद आ रही हैं। अगर मैंने अकल से काम लिया होता तो उसके जाल में हरगिज ना फंसती। तुम्हारी मोहब्बत के बायस मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए थे। मैंने उसकी हर जायज़ व नाजायज़ ख्वाहिश पूरी की और हमेशा यही समझती रही कि वो मेरा वफादार है।
उसकी आंखों से बेख्तियार आंसू जारी हो गए। तुम्हारे हसूल के लिए मैंने ऐसे ऐसे काम किए हैं कि तुम्हें मालूम हो जाए तो तुम मेरे चेहरे पर थूकना तक गवारा ना करो। मुझे सब कुछ मालूम है, आमिर ने बेनियाजी से कहा। इसके बावजूद मेरे दिल में तुम्हारी जगह है। निशात मोहब्बत के पर्दे में मुझसे नफरत करती थी, जबकि तुमने जो कुछ किया मेरी मोहब्बत की खातिर किया। तुम्हें मालूम है कि मैं। सिसकियों के बायस वो अपना जुमला मुकम्मल न कर सकी। फिर अचानक कुछ सोचकर उठ खड़ी हुई। दुपट्टे के पल्लू से उसने अपने आंसू खुश्क किए। मैं अभी आती हूँ। 10-5 मिनट की देर हो जाए तो घबराना नहीं। उसके फिजा में तहलील होते ही मैं आमिर की तरफ लपका। मैंने गले से लगाकर उसको बेहतरीन अदाकारी करने पर शाबाश पेश की। मगर यार, मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, एक्टिंग के जोश में तुम्हें यह भी याद ना रहा कि तुम एक फाका ज़दा इंसान हो। तुम्हारा दोस्त भूख से दम तोड़ चुका है और अब तुम्हारा नंबर आने वाला है। उसने अपना सर पीट लिया। वाकई ये तो बड़ी गलती हुई, कहीं वह समझ ना गई हो। इंतकाम की आग ने उसे अंधा कर दिया है। इंतहा पसंद लड़की है, इसलिए हदूद का तयन किए बगैर जो चाहती है कर गुजरती है। तुमने देखा नहीं, जज्बात से मगलूब होकर उसने तुम्हें यह तक बता दिया कि शमशेर खां उसकी कमजोरियों से नाजायज फायदा उठा चुका है। अजीब लड़की है, आमिर ने कहा। एक तरफ तो उसे ये ज़ौम है कि उसकी रगों में शाही खून गर्दिश कर रहा है, और दूसरी तरफ वो शमशेर खां जैसे बदमाश शख्स से अपनी इज्जत व आबरू का सौदा करती फिर रही है। और हकीकत भी यही है कि हम दोनों पर गुलनार का किरदार बिल्कुल अनोखे तौर पर मुनकशिफ हुआ था। हमने कभी यह तसव्वुर भी नहीं किया था कि वो इतनी गिरी हुई लड़की हो सकती है। उसे आमिर से मोहब्बत नहीं थी, बल्कि अपना झूठा वकार ज़्यादा अजीज था। वो समझती थी कि आमिर ने उसे ठुकरा कर उसकी बेइज्जती की है, और इसीलिए वह हर कीमत पर आमिर को अपने कदमों पर झुका हुआ देखना चाहती थी। अपनी झूठी अना को बरकरार रखने के लिए उसने अपनी उस मता को ज़ाया कर दिया था जिसकी हिफाजत के लिए शरीफ लड़कियां अपनी जान तक की बाजी लगा सकती हैं। उसमें और एक बाजारी लड़की में कोई फ़र्क नहीं था। अब सवाल यह था कि गुलनार को कब तक धोखे में मुब्तला रखा जा सकता है। जल्द या बदेर उसे हकीकत हाल का पता चल ही जाएगा। जो लड़की अपनी झूठी इज्जत की खातिर अपने आप को शमशेर खां के हवाले कर सकती है, असल बात मालूम होने के बाद वो आमिर से इंतकाम लेने में कोई कसर उठा ना रखेगी। अभी तो जो भी ड्रामा खेला जा रहा है उसे यूं ही चलने दो, आमिर ने कहा। बाद में सोचेंगे कि क्या किया जाए। मुमकिन है कि हालात खुद ही नया रुख इख्तियार कर लें। फिलहाल तो हमें अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना है। गुलनार की कोशिश तो यही होगी कि तुम वहां तक ना पहुंचने पाओ। ये तुम मुझ पर छोड़ दो। जज्बाती लड़की है, मुमकिन है मैं उसे वर्गलाने में कामयाब हो जाऊं। वो दोबारा गार से निकलकर उस जगह चला गया जहां गुलनार की आमद की तवक्को थी। मेरे कहने पर उसने अपने चेहरे पर बाल बखेर लिए और इस तरह बर्फ पर जाकर लेट गया जैसे उस पर नज़ा का आलमतारी हो। कुदाल उठाकर मैं भी शिकार की तलाश में निकल गया। मैंने सोचा कि अगर बर्फ काट कर देखा जाए तो किसी न किसी जगह एक दो सफ़ेद रीछ मजीद मिल जाएंगे। मेरी मुहिम नाकाम नहीं रही। जब मैं 2 घंटे की मेहनत के बाद वापस हुआ तो एक खरगोश 3 मछलियां मेरे कंधे पर लदे हुए थे। अभी अपने गार से थोड़े फासले पर था कि अचानक फिजा में चारों तरफ मसूर कुन खुशबू फैल गई। निशात, मैं ठिठक कर वहीं ठहर गया। वो दाएं जाने बर्फ के एक टीले पर बैठी हुई थी, उदास और गमजदा। ये क्या हो रहा है आतिफ भाई? उसने भरी भरी आंखें मेरी जानिब उठाकर पूछा। मुझे आमिर से ये उम्मीद नहीं थी। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। तुमने देख लिया सब कुछ? काश ये देखने से पहले मुझे मौत आ गई होती। मर्द की जात हमेशा बेवफा होती है। तुम नहीं और सही, और नहीं और सही। मैंने हंसते हुए उसे छेड़ा। आखिर तुम उसे अकेला छोड़कर गायब कहाँ हो गई थी? तुमने तो कहा था कि मीरा शाह के पास जा रही हो। ये कैसे मुमकिन है कि जिस हस्ती के लिए ज़माना मकान की कोई हैसियत ना हो, उसे मीरा शाह के पास आने जाने में इतने दिन लग जाएं? मीरा शाह के पास से उसी रोज़ वापस आ गई थी, लेकिन रास्ते में मुझे कैद कर लिया गया। जिस शख्स को तुम आइजिक समझ रहे थे वो दरअसल शमशेर खां था, गुलनार का दोस्त और मेरा अजली दुश्मन। कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचाया उसने? नहीं, वो मुझे कोई नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता। मैं ना तो उसकी तरह रूह हूं और ना तुम लोगों की तरह इंसान। फिर उसने तुम्हें क्यों कैद किया था? गुलनार के कहने पर, और बरसा बरस पहले वाली अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए। चलो अच्छा ही हुआ। मैंने उसे एक बार फिर छेड़ा। गुलनार को उसका बरसों का खोया हुआ महबूब मिल गया। वो उसे नहीं मिल सकता, हरगिज नहीं मिल सकता। उसे हासिल करने के लिए पहले गुलनार को उसका खून करना पड़ेगा। वो इस दुनिया की बासी नहीं। अब तो उसकी हैसियत महज एक रूह जैसी है। वो यही चाहेगी कि आमिर भी उसकी तरह रूह में तब्दील हो जाए। लेकिन मैं उसका ये ख्वाब हरगिज पूरा नहीं होने दूंगी। वो आमिर को नहीं मार सकती। मैंने कहा, और अगर आमिर खुद ही मरना चाहे तो तुम अपनी आंखों से देख चुकी हो कि वो दीवाना वार गुलनार पर मर मिटा है। मेरी आंखें झूठी हैं। जो कुछ मैंने देखा मुझे उस पर एतबार नहीं। एक बार पूरी दुनिया उलट पलट हो सकती है, लेकिन मेरा आमिर मुझे दगा नहीं दे सकता। मैं उसे उस वक्त से जानती हूँ जब उसकी हैसियत एक शहजादी जैसी थी। दौलत, इज्जत और हुकूमत सबको लात मारकर वो मेरी आगोश में चलाया था।
मैं कैसे तस्लीम कर लूं कि वही आमिर आज इतना बदल जाएगा। ज्यादा देर तक उसे धोखे में रखना मुनासिब नहीं था। चुनाचे मैंने तफसील के साथ सारी बातें बता दी। आखिर में मैंने कहा, चुनाचे हम दोनों ने तय किया कि मक्कार गुलनार के साथ मक्कारी का सलूक किया जाए। फायदे जाहिर होना शुरू हो गए हैं। शमशेर खां से बदजन होकर उसने तुम्हें उसके चुंगल से रिहाई दिला दिया, और गालिबन उसे भी उसने खूब सख्त सुस्त कहा होगा। निषाद के रुखसारों का रंग वापस आ गया। मैं कह रही थी ना कि मेरी आंखें झूठ बोल रही हैं। ये बोतल अपने पास रख लो, उसने मेरी जानिब एक बड़ी सी बोतल बढ़ाते हुए कहा। मीरा शाह ने कहा है कि दुश्मन रूह को गिरफ्तार करना चाहो तो उसके आने पर इस बोतल का कॉक खोल दो। बोतल अपनी कुव्वत से उस रूह को अंदर खींच लेगी। जब रूह अंदर पहुंच जाए तो कॉर्क मजबूती से बोतल पर लगा दो। तुमने इस बोतल का फायदा क्यों नहीं उठाया, मैंने पूछा। शमशेर खां की कैद में तुम इससे पूरा पूरा फायदा उठाकर रिहाई हासिल कर सकती थी। ये बोतल दुनिया वालों के लिए है, मेरे लिए नहीं। मेरी जुबान पर अचानक फिर वही सवाल आ गया जो मैं उससे कई बार पूछ चुका था। तुम क्या हो निषाद? मैं अपने वजूद का अक्स हूं। गालिबन ये बात मैंने तुम्हें पहले भी बताई थी, लेकिन तुम्हारी ये बात ना पहले मेरी समझ में आई और ना अब। वजूद के अक्स से तुम्हारी क्या मुराद है? तुमने अपना साया देखा है? तुम और तुम्हारा साया ये दो चीजें हैं। तुम अपना वजूद हो और तुम्हारा अक्स तुम्हारे वजूद का साया। मेरी बात समझ रहे हो? नहीं, मैंने साफ इनकार कर दिया। तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आई। आ भी नहीं सकती, उसने जवाब दिया। तावक्त ये कि तुम खुद अपनी आंखों से मुशाहिदा ना कर लो। वो चली गई। मैं बोतल अपने हाथ में थामे उसे देखता रहा। इस बोतल में किसे कैद करना ज्यादा मुनासिब होगा, गुलनार को या शमशेर खां को? इतनी बड़ी जिसामत इस बोतल में समा सकेगी? कदरे आगे बढ़कर मैंने आमिर की तरफ देखा। वो अकेला था। गुलनार उसे छोड़कर जा चुकी थी और अब वो छोटे छोटे कदम उठाता हुआ गार की तरफ बढ़ रहा था। अब मैं उसके पास आसानी के साथ जा सकता था। जब मैं गार में पहुंचा, वो फर्श पर लेटा हुआ लंबे लंबे सांस ले रहा था। निशात आई थी जमाल, लेकिन मैं उससे कुछ ना कह सका। उसकी तरफ नजर उठाकर भी ना देख सका। उस वक्त गुलनार मेरे पास थी। निशात गुलनार को मेरे पास छोड़कर चली गई। मुझे तो सिर्फ उसकी खुशबू से उसके आने और जाने का इल्म हुआ। पता नहीं वो अपने दिल में क्या सोच रही होगी। सोच क्या रही होगी, मैंने कहा। अपनी झूठी और पुरफरेब बातों से तुमने उसका नन्हा सा दिल तोड़ दिया। अगर तुम्हें निशात से मोहब्बत नहीं थी और गुलनार पर ऐसे ही मर मिटे हुए थे, तो बरसों तक तुमने उसे धोखे में क्यों रखा? क्या कह रहे हो जमाल? ठीक ही कह रहा हूं। गुलनार को फरेब देने के बहाने तुम हम लोगों को फरेब दे रहे हो। तुम समझते हो कि इस तरह हमारी आंखों में धूल झोंकने में कामयाब हो जाओगे? खूब अच्छी तरह समझ लो, निशात मेरी माँ जाई है। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम उसे धोखे में रहो। आमिर की हालत काबिल दीद थी। उसे उम्मीद थी कि मैं उसकी हाँ में हाँ मिलाऊंगा, लेकिन खिलाफ तवक्को हुआ ये कि मैंने उसे भी मुर्दे इल्ज़ाम ठहराना शुरू कर दिया। वो मुझे भी मिली थी। मैंने आमिर के जख्मों पर नमक छिड़का। कह रही थी कि अब वो आइंदा कभी तुम्हारा नाम भी सुनना पसंद नहीं करेगी। मैंने उसे बहुत समझाना चाहा, लेकिन वो तुम्हारी और गुलनार की बहुत सी बातें अपने कानों सुन गई थी। उसने कहा कि अगर आमिर संजीदा ना होता तो वो गुलनार को कभी मेरी जान ना कहता। क्यों, तुम उसे वाकई मेरी जान कह रहे थे? आमिर ने गहरी सांस भरकर कहा, तुम भी मुझे मुर्दे इल्जाम ठहरा रहे हो। तो अब मैं क्या कहूँ? अच्छा है कि मुझे मौत आ जाए। अगर मौत नहीं आई तो मैं खुदकुशी कर लूंगा और हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ दूंगा। ना रहेगा बांस और ना। मैंने जल्दी से बात काटी। तुम्हारी इस बात से ताकत मिलती है कि तुम गुलनार से मिलने के लिए बेचैन हो। वो यही चाहती है कि तुम जल्द अज जल्द मरकर उससे जा मिलो। आमिर रो पड़ा। बच्चों की तरह उसे सिसकियां भरते देखकर मुझे उस पर बहुत तरस आया। मैं ये नहीं समझता था कि मजाक ही मजाक में उसके दिल पर इतना गहरा असर पड़ेगा। मैंने जल्दी से उसे अपने सीने से लगा लिया और मुख्तसर अल्फाज में उसे सारी बातें बताईं। मैंने कहा कि निशात को थोड़ी सी गलत फहमी ज़रूर हुई थी, लेकिन हकीकत हाल वाजे होने पर उसकी गलत फहमी दूर हो गई। अब वह तुमसे मिलने के लिए बेजान है। मीरा शाह से एक बोतल भी लाई है। तुम इस बोतल में गुलनार या शमशेर खां को कैद करके हमेशा के लिए छुटकारा हासिल कर सकते हो। ये कहकर मैं बोतल उठाने के लिए घूमा और पीछे घूमते ही सर से पांव तक लरज कर रह गया। सामने गुलनार बैठी हुई खूनी नजरों से हम दोनों को घूर रही थी और बोतल उसके हाथ में थी। मैं पहले ही समझती थी, उसने गुस्से के साथ कहा। अब देखती हूँ कौन बचाता है तुम्हें, शमशेर खां। वो हवा से मुखातिब होकर बोली। बहुत दिनों से तुम कह रहे थे कि किसी इंसान का खून पीना चाहते हो। आओ और आमिर के खून से अपनी प्यास बुझा लो। आइजिक का हिउला नमदार हुआ और इससे कबल कि आमिर कुछ संभलता, उसने तेजी के साथ बढ़कर उसे बाजू में दबोच लिया और उसकी गर्दन पर अपने बड़े बड़े दांत पेवस्त कर दिए। ये हैबतनाक मंजर देखकर मेरे अंदर ना जाने कहाँ से चीते जैसी फुर्ती आ गई। मैं उचककर गुलनार पर जा गिरा। उसका हिउला गैर मरई था, इसलिए मेरे हाथ उसके जिस्म के आर पार इस तरह गुजर गए जैसे वहां किसी का वजूद ही ना हो। मगर अगले ही लम्हे मेरा हाथ बोतल पर लगा और कुछ इस तरह लगा कि उसका कॉर्क खुलकर मेरे हाथ में आ गया। दो चीखें बुलंद हुईं।
देखते ही देखते शमशेर खां और गुलनार के जिस्म धुएं में तब्दील होना शुरू हो गए और उनके जिस्मों का धुआं बोतल में दाखिल होने लगा। यूं ही सारा धुआं बोतल में दाखिल हो चुका, मैंने बोतल का कॉर्क लगा दिया। बोतल के अंदर अजीबोगरीब किस्म का मंजर नजर आने लगा। एक एक बालिश्त के बराबर दो छोटे से अफराद एक दूसरे के बाल पकड़े हुए दस्तों गिरेबां थे। बोतल से बाहर उनकी आवाज़ें नहीं आ रही थीं। अलबत्ता उनके अंदाज से अंदाज़ा लगाना कुछ भी मुश्किल ना था कि वो दूसरे फरीक को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। आमिर ठीक था। उसकी गर्दन पर दांतों के गहरे निशानात बन गए थे, लेकिन जख्म नहीं थे। फिजा में मसूरकुन खुशबू रची हुई थी और एक मुतरन्नम आवाज़ आ रही थी, मैं तुम्हारी मुंतजिर हूँ आमिर। निशात जैसी रहनुमा साथ में हो और रास्ते के सारे कांटे दूर हो चुके हों तो कुतबे जुनूबी तक पहुंचने में क्या देर लगती है। 3 दिन के पैदल सफर के बाद एक मुकामी शिकारी से हमें कुत्ता गाड़ी भी जानवरों की खालों के मुआवजा में हासिल हो गई। इस गाड़ी के बायस सफर भी आसान हो गया और दिलचस्प भी। हम लोग कुतबे जुनूबी पहुंच गए और कुतबे जुनूबी पहुंचकर निशात की रहनुमाई में बर्फ के एक टीले तक गए। इस पहाड़ी को काट डालो, उसने आमिर से कहा। क्यों? ताकि तुम्हारी रसाई मेरे वजूद तक हो सके। हम दोनों कई शब रोज की अनथक मेहनत के बाद बर्फ के उस टीले को काटने में कामयाब हुए। जब पूरा टीला काटा जा चुका तो बर्फ के अंदर हमें निशात का जिस्म लेटा हुआ नजर आया। ऐसा लग रहा था जैसे वो पड़ी हुई गहरी नींद सो रही हो। ये जिस्म गैर मरई नहीं था, हम उसे आसानी के साथ छू सकते थे। एक जानिब निशात का ह्यूला खड़ा मुस्कुरा रहा था, दूसरी जानिब वही निशात बर्फानी फर्श पर महवे ख्वाब थी। फिजा में चारों तरफ भीनी भीनी खुशबू फैली हुई थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता निशात का ह्यूला अपने ख्वाबीदा जिस्म की जानिब बढ़ा और उसमें समा गया। पलक झपकते में सोया हुआ जिस्म अंगड़ाई लेकर बेदार हो गया और उसने अपने दोनों बाजू आमिर की तरफ फैला दिए। आमिर तेजी के साथ उसकी जानिब लपका और उससे चिमट गया। मेरा ठहरना ठीक नहीं था, इसलिए उन दोनों की जानिब पुश्त करके मैं दूर तक टहलता चला गया। काफी दूर जाकर मैंने बर्फ में एक गड्ढा खोदा और उस बोतल को जिसमें गुलनार और शमशेर खां बंद थे गड्ढे में डालकर बर्फ से पाट दिया। दूर से आमिर और निशात के हंसने की आवाज़ें इस तरह आ रही थीं जैसे कुतबे जनूबी के उस वीरान खित्ता में अचानक बहार आ गई हो। चार जानिब मशहूर कुन खुशबुओं के फूल खिल गए थे और चिड़ियां खुशी के साथ चहचहा रही थीं। कहानी पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सुनते रहिए परवाज़ डाइजेस्ट।